नमाज अदा करके अपने कपड़े प्रेस किए, शावर लेकर बाहर निकली तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर तौलिए से बाल खुश करने लगी। वो हल्के गुलाबी रंग के पैरंदा काते फ्राक में मलबूस थी। अपने शफाफ चेहरे पर एक नज़र डालकर इसने बालों को ड्राई करके चुटिया में मुकीद किए, सर पर एक स्कार्फ ओढ़ कर दुपट्टा कंधों पर फैलाया। फिर वो कमरे से बाहर निकली और पप्पू से मिलकर अपने कमरे की सिमत बढ़ी। अपने कमरे से अपना बैग लिया, इसमें कॉपी पेंसिल और मोबाइल रखकर गुल बेबी को नाश्ता कमरे में लाने को कहा। वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसने सोच लिया था कि अगर कायम में बाजिल नहीं है तो क्या हुआ, वो आज ज़रूर जाएगी यूनिवर्सिटी, चाहे दादा जान का मुकाबला ही क्यों ना करना पड़े। गुल बीबी से ड्राइवर पापा से गाड़ी निकालने को कहकर अब वो अपने जाने के बताने के लिए दादा जान के कमरे की जानिब बढ़ रही थी। सलाम छोटी बीबी, वो मुर्शिद साहब आपको बुला रहे हैं। वह अभी सीढ़ियों के पास ही पहुंची थी कि नूरी ने से पीछे से पुकारा था, कौन बाजिल? मासूमा ने इसकी जानिब पलट कर जल्दी से पूछा। जी। नूरी थोड़ा मुस्कुरा कर एक लफ्ज़ी जवाब दिया। नूरी के मुस्कुराने पर मासूमा को अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ। वो दांतों तले लब दबाकर उसने नूरी को जाने का इशारा किया, जबकि इसका रुख बाजिल और अपने मुश्तरका कमरे की जानिब था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर पहले इसने सोचा दस्तक दे, मगर फिर ये सोच जहन में आई कि वो इसका भी कमरा है और अपने कमरे में जाने के लिए इजाज़त क्यों ले। कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए इसने अपने गुलाबी होंठ सख्ती से आपस में पेवस्त किए, एक पल को आंखें बंद करके दोबारा खोली और अंदर दाखिल हुई। इसी वक्त बाजिल तौलिए से बाल खुश करता वाशरूम से बाहर निकल रहा था। मासूमा दरवाज़ा बंद कर दी इसे देखने लगी। ब्लैक शलवार कमीज पहने, भूरे बाल, भूरी डारी और इसके साफ रंगत पर बहुत जचती थी, जबकि अब बाजिल भी इसकी जानिब मुतवज्जा हो चुका था। चंद लम्हे मबहूत होकर एक दूसरे को देखते रहे। एहसास होने पर मासूमा ने अपनी निगाहें झुका लीं। अस्सलाम वालेकुम, हल्के से मुस्कुराहट के साथ बाजिल की आंखों में देखते धीमी आवाज़ में इसने सलाम किया। मासूमा की आवाज़ पर चौंका, सर हिलाकर इसने सलाम का जवाब दिया, मगर इसे मासूमा का अंदाज़ काफ़ी गैर मुतवक्का लगा। वो तो ये सोच कर आया था कि मासूमा काफ़ी गुस्से से भरी होगी, शायद फिर से इन दोनों के दरमियान तलख कलामी होगी, मगर इसकी सोच के बरक्स मासूमा का अंदाज़ खासा पुरसुकून था। वो तो मासूमा भी इतना मीठा अंदाज़ इसलिए अपनाए हुए हैं कि इन्हें डर है कि मैं इसकी यूनिवर्सिटी जाने पर पाबंदी ना लगा दूँ। इसको निक से तैयार देखकर बाजिल दिल में बोला। इसे याद था आज मासूमा की यूनि का पहला दिन है, इसलिए वो जल्दी में आया था कि इसे खुद छोड़ कर आएगा। या इतनी सुबह सुबह तैयार क्यों हो तुम, खैरियत है सब? जान बनने की भरपूर अदाकारी करते हुए बाजिल ने सवालिया अंदाज में भवें उचका कर पूछा। वो आज मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मैं अभी दादा जान से इजाज़त लेने जा रही थी। अपने कंधे पर रखे बैग पर अपनी गिरफ्त मजबूत करती हुई वो बाजिल की आंखों में देखती हुई बोली, दादा जान को बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मगर मेरे हिलम में होना लाजमी थी ये बात। अगर मैं अभी घर ना आता तो क्या तुम मुझे बताए बगैर चली जाती? अपनी कमीज़ की आस्तीन कोनियों तक मोड़ते हुए वो इसे सर्द निगाहों से देख रहा था। इसकी आवाज़ में सख्ती थी जो मासूमा बाखूबी महसूस कर चुकी थी। मैं कल से इंतज़ार कर रही थी आपका, वो धीमी आवाज़ मगर लहजे को मजबूत रखते हुए बोल रही थी, जबकि आंखें हनूस बाजिल की आंखों की जानिब थीं। तुम्हारे पास मोबाइल में राब्ते का ऑप्शन मौजूद है और मेरा नंबर भी सेव है, तुम मुझे कॉल या मैसेज कर सकती थी। वो बज़ाहिर नरम लहजे में से मशवरा दे रहा था, मगर इसके लहजे में तंज की आमेज़िश साफ नज़र आ रही थी, जबकि अब वो कदम बढ़ाता इस तक पहुंच चुका था। मुझे आप पर गुस्सा था इसलिए नहीं किया कॉल या मैसेज। वो इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। मासूमा इसके सपाट चेहरे को देखती हुई आहिस्तगी से बोली, जबकि इसके साफ हुई पर बाजिल के लबों पर तबस्सुम भरा उभरा था। अभी भी गुस्सा हो मुझ पर। वो इसके मज़ीद करीब हुआ था कि इसकी शर्ट के खुले बटन से इसके कुशादा सीने पर मासूमा की निगाह पड़ी थी कि वो फ़ौरन अपनी निगाहें झुकाने पर मजबूर हो गई। बाजिल ने इसके चेहरे पर हया के रंगों को दिलचस्पी से देखने लगा। जी। अपना चेहरा मोड़कर वो हिचकिचाते हुए बोली थी, जबकि इसकी दिलेरी पर बाजिल की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। तो क्या उम्मीद कर रही हो तुम मुझसे कि माफ़ी मांगूंगा मैं तुमसे? वो अब सर्द अंदाज में सवाल पे सवाल किया जा रहा था, जबकि अब मासूमा की इसकी आंखों में देखा जहाँ सर्द महरी थी। चेहरा बिल्कुल संजीदा था। जब आप किसी के साथ गलत करते हैं तो एहसास होने पर माफ़ी मांगनी चाहिए, इसने आहिस्तगी से समझाने वाले अंदाज में कहा। बाजिल को इस वक्त बहुत मासूम लगी थी। हाँ, बदतमीज़ी से बात तुमने भी की थी, इसने कदरे बुलंद आवाज़ में जताया। एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर इसकी सज़ा भी तो दे दी थी आपने मुझे, वो भी जताते हुए इसी के अंदाज में बोली थी, जबकि अब बाजिल ने इसके दोनों हाथ थाम कर लबों से लगाए और इसकी कमर के गिर्द अपना हिसार बना लिया। मासूमा ने अपनी आंखें सख्ती से बींच ली। आंखें खोलो, बाजिल की आवाज़ कमरे में गूंजी, जबकि मासूमा ने इसकी आवाज़ पर फ़ौरन आंखें खोली। कल के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, मज़ीद तुम्हारे इस रवैये ने शर्मिंदा कर दिया है। मुझे लगा था तुम तलखी से बात करोगी, मगर मासूमा की आंखों में देखते हुए वो धीमी आवाज़ में बोल रहा था, बहुत सख्ती से बात की थी मैंने तुमसे, मुझे माफ़ कर दो और अपने दिल में मेरे लिए बदगुमानी मत रखना। वो ठहर ठहर कर लहजे में बहुत नरमी समय बोल रहा था।
इसका अंदाज़ मासूमा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। जैसे आज धड़ल्ले से माफ़ी मंगवाई है ना मुझसे, तुमने ये वाकई मासूमा शराजी ही कर सकती है। ये बात बाजिल ने अपने दिल में सोची थी, क्योंकि मासूमा को कहकर वो इसे अपनी कमज़ोरी नहीं बता सकता था। वो मुझे देर हो रही है। बाजिल की वालिहाना निगाहों से इसकी गुर्बत से बेहाल होती वो आहिस्तेगी से बोली। इसकी आवाज़ पर वो चौंका और फिर झुककर इसकी पेशानी पर मोहब्बत की मेहर सब्त की और फिर मासूमा को आराम से अपने से जुदा किया। मैं छोड़ कर आता हूँ, इसे नरमी से कहता वो ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ा हुआ। बालों को संवार कर वो खुद पर परफ्यूम छिड़का। ब्लैक चादर कांधे पर रखी। अब वो अपना मोबाइल, वॉलेट और कागज़ उठा रहा था। मासूमा इसकी तैयारी देख रही थी। जब बाजिल के करीब आया, नाश्ता किया तुमने? याद आने पर वो बोला था। जी, आप नहीं करेंगे नाश्ता? बेसाख्ता मासूमा ने पूछा था। मैं वापस आकर कर लूँगा, अभी देर हो रही है, चलो, नरम अंदाज में कहता है। इसका हाथ थाम कर वो आगे बढ़ने लगा, जबकि मासूमा इसकी तकलीद करती आ रही थी कि शराज़िया उसके बैरूनी दरवाजे तक आते हुए। कई मुलाजमीन ने सर झुकाकर बाजिल को सलाम किया था। फिर इन हाथा देखकर एक वर्दी वाला ड्राइवर आगे बढ़ा था। सलाम के बाद इसने ब्लैक LBW का पिछला दरवाज़ा खोला, मगर बाजिल ने इसे जाने का इशारा किया और ख़ुद मासूमा के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और ख़ुद जाकर स्टीयरिंग संभाला। रास्ता खामोशी से गुजरा था। बाजिल का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था। मासूमा कभी तिरछों निगाहों से उसके सपाट चेहरे और कागज़ में छुपी आंखों को देख लेती। इसे भैया की याद आ रही थी, इसे अपनी मामा की भी याद आ रही थी। दिल उदास हो रहा था। आगे तुम्हारी यूनिवर्सिटी गाड़ी रोककर वो मासूमा की जानिब मुड़ा, जबकि मासूमा की नज़रें अब सामने गेट पर थीं, जहाँ लड़के लड़कियाँ अंदर दाखिल हो रहे थे। क्या हुआ? इसके उदास चेहरे को देखते हुए इसने नरमी से पूछा। कुछ भी नहीं, मासूमा की आवाज़ भराई हुई थी। कायम को मिस कर रही हो? बाजिल के सवाल पर मासूमा ने इस्बात में सर हिलाने पर इत्तेफाक किया, जबकि साथ ही अपनी आंखों में आई नमी अब इसने अपनी उंगलियों की पूनों से साफ़ की। मोबाइल, ये लो मोबाइल। बाजिल ने अपने मोबाइल से नंबर डायल करके मोबाइल मासूमा की तरफ बढ़ाया। मासूमा ने फ़ौरन मोबाइल कान से लगाया। इसे यगोना सुकून हुआ बेल जा रही थी। हेलो, कायम की भारी आवाज़ फ़ोन पर उभरी। भैया। अपने भाई की आवाज़ सुनकर इसे महसूस हुआ। मासूमा, मेरी जान, कैसी हो? ठीक हो भैया, आप कैसे हैं? मेरी गुड़िया ठीक तो है? मैं भी ठीक हूँ। आज मेरी गुड़िया का फर्स्ट डे है ना? जी भैया, अपना बहुत ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा। और एक बात याद रखना मासूमा, जब लड़की घर से बाहर निकलती है ना, तो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को लेकर निकलती है। मुझे अपनी बहन पर पूरा एतमाद है। अपनी बहन का अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? वो इसे समझा रहा था। जी भैया, मासूमा दिल में अहद करते हुए एक लफ्ज़ी जवाब दिया। अलविदाई कलमात के बाद इसने मोबाइल बाजिल की तरफ बढ़ाया। बाजिल जो कि खिड़की से बाहर देख रहा था, मासूमा से मोबाइल पकड़कर अपनी कमीज़ की जेब में रख दिया। अब ठीक हो? दोबारा मासूमा की जानिब रुख करके इसने इसका चेहरा देखते हुए पूछा। जी, वो गहरा सांस लेती हुई बोली। मासूमा। बाजिल के पुकारने पर मासूमा ने अब रोज का आकर सवालिया अंदाज में इसे देखा। तुम मासूमा शिराजी हो, तुम घबराओगी नहीं किसी भी मुश्किल से, तुम मजबूत लड़की हो और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अपना बहुत ख्याल रखना। अब चलो, देर हो रही है, जाओ। बाजिल का दायां हाथ अपने हाथों में लेकर बोल रहा था, जबकि मासूमा ने इस बात में सर हिलाया। जब मासूमा गेट के अंदर चली गई तो बाजिल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। शिराजी हाउस में दाखिल होकर वो गाड़ी से उतरा और तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता जीने तय करने लगा। बाजिल शिरीन साहिबा की पुकार पर इसके कदम रुके थे और वो इनकी जानिब मुड़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? इनको अदब से सलाम करके इसने इसकी जानिब इशारा करके पूछा, जब किसी बात पर शिरीन साहिबा के लब मुस्कुराए थे। बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। इनके लहजे में बाजिल के लिए शफकत थी। कोई काम था आपको? बाजिल ने इनकी नम आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ बेटा, वो कल रात को शिराजी हाउस में दावत है, तुम कहीं मत जाना। उन्होंने माजिद साहब को पैगाम बाजिल को दिया था, जिसको सुनने के बाद बाजिल ने इस बात में सर हिलाया। बस यही कहना था, वो इसे कहती हुई वहाँ से चली गई। सलाम मुर्शद साहब, नाश्ता ले आऊँ? वो मुड़ने ही लग रहा था जब नूरी सलाम करती इससे नाश्ते का पूछने लगी। बाजिल सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। वो आहिस्ता मगर मजबूत कदम उठाती चल रही थी। इसका रुख इन्फॉर्मेशन रूम की तरफ था, ताकि अपने डिपार्टमेंट और क्लासेस का पता कर सके। आसपास तेज़ से चलते हुए लड़के लड़कियों को सरसरी अंदाज में देख रही थी। ये माहौल शिराजी हाउस में ज़िंदगी गुजारने वाली इस लड़की के लिए वाकई नया था और हैरान कुन था। वो लड़की जिसने उस महलनुमा कैद खाने में ज़िंदगी के 18 साल गुजारे थे, हर छोटी से छोटी बात पर इसे पाबंदी लगती थी। इसे यह खुला माहौल देखकर वाकई एक पल को घबराहट हो रही थी। अपनी घबराहट पर काबू पाती वो आसपास देखने लगी थी। लड़के लड़कियाँ कपल्स की सूरत में आसपास घास पर बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। कुछ लड़कियाँ तंग लिबास पहने हुई थी तो कुछ अबाया ओढ़ी हुई थी। मासूमा ने नोट किया, यहाँ हर तरह के लिबास की लड़कियाँ मौजूद थीं। एक जगह इसे 2 लड़कियां दिखीं जो मुनासिब लिबास में मलबूस थीं। वो दोनों एक तरफ खड़ी थीं। मासूमा कुछ सोचकर इनकी जानिब बढ़ी। एक्सक्यूज़ मी। इन दोनों लड़कियों के पास पहुंचकर मासूमा ने इन्हें मुखातिब किया। यस, वो दोनों भी मासूमा की जानिब मुतवज्जा हो चुकी थी। मुझे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का पूछना है।
क्या आप मुझे बता सकती हैं कहाँ है? खुद को कंपोज करती हुई वो नॉर्मली बोली। ओह, तो आज आपका फर्स्ट डे है? दूसरी लड़की ने इसका सर से पाँव तक जायज़ा लेते हुए पूछा। जी, मासूमा को इसका यूँ जायज़ा लेना बहुत अजीब लगा, मगर यह क्लमज़ी जवाब देकर यहाँ से सीधा जाओ, राइट टर्न लेना और एक वाइट कलर की बिल्डिंग देखेगी, वही है तुम्हारा डिपार्टमेंट। इनमें से एक लड़की से मुस्कुराकर हाथ के इशारे से समझा रही थी। वो शायद मासूमा की खूबसूरत और मासूमियत से मुतासिर हुई थी। मासूमा इस बात में सर हिलाती इनका शुक्रिया अदा करती आगे बढ़ गई। अभी चंद कदम ही आगे बढ़ी थी कि इसे लगा जैसे किसी ने इसे पुकारा हो, मगर वह नज़रअंदाज करती आगे बढ़ने लगी। हेलो, बासित मुस्कुराता हुआ हाथ लहराता हुआ अचानक इसके आगे आकर बोला कि मासूमा का रास्ता रुक गया और वो रुकने पर मजबूर हो गई। अचानक अपने सामने आने वाले इस 23-24 साल नौजवान को देखकर मासूमा एकदम घबरा गई और जल्दी से चंद कदम पीछे हुई। लिसन। हेलो, मासूमा इसे नज़रअंदाज करती आगे बढ़ने लगी। जब वो एक बार फिर मुस्कुराते हुए इसका रास्ता रोक गया, इस बार मासूमा ने इसे देखा, मगर कुछ ऐसा था जिसे मासूमा को चौंकने पर मजबूर किया था। वो इस लड़की के भूरे बाल थे और इसकी सुर्ख आंखें, जिनसे मासूमा को अजीब सी वहशत हुई थी। ये तो आंखें तो बादल की जैसी आंखें हैं, वो दिल में बोली थी। अब मासूमा इसे बगौर देखने लगी। इसे अजीब सा लगा था वो लड़का, मगर अपनी हैरत पर काबू पाती बासित को नज़रअंदाज करती वो आगे बढ़ी। अरे रुके हैं, तो आप गलत रास्ते पर जा रही हैं। बासित के अल्फाज से खुद ब खुद इसके कदम रुक गए थे। क्या मतलब? वो खुद को कंपोज करती बासित को बगैर देख कर पूछे। आई नो आप न्यू है ना, फर्स्ट सेमेस्टर है आपका। मेरा नाम बासित है, मेरा लास्ट ईयर है, IT डिपार्टमेंट से हूँ मैं। वो लड़कियाँ आपको मिसगाइड कर रही थी। सीनियर्स हैं, वो तीनों इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट की हैं और जूनियर को फूल बना रही हैं। अब से पहले भी कहीं को बना चुकी हैं। वो मुस्कुराकर बस बोलते ही जा रहा था। मासूमा इसकी बातें समझ रही थी। ओह, बासित की बातें समझती हो, फिर से आगे बढ़ने लगी। मैं आपको सही रास्ता बताता हूँ। बासित ने जल्दी से पेशकश की। नो थैंक्स। मासूमा इसे सहूलत से इनकार करती से खातिर मनाते हुए आगे बढ़ गई। अरे गलत मत समझे, मेरी माँ ने तो रुके, मैं आपको सही डिपार्टमेंट बताता हूँ। मुझे भी देर हो रही है, मेरी क्लास है। बासित कलाई में बंदी घड़ी देखते हुए वक्त देखता हुआ बोला। ओके बताओ। मासूमा कुछ सोच कर बोली। यहाँ से राइट जाएँ, फिर लेफ्ट मुड़ जाएँ, फिर सीधा चलती जाएँ और फिर राइट टर्न लें और सीधा चलती रहें, सामने आपका डिपार्टमेंट होगा। बासित भरपूर संजीदगी से इसे हाथ के इशारे से समझा रहा था, जबकि मासूमा इसकी बात सुनने के बाद सीने पर हाथ बांधकर इसे घूरने लगी। क्या हुआ? मासूमा को सीने पर हाथ बांधे देखकर चेहरे पर बुला की मासूमियत लिए बोला। मैंने आपको बताया ही नहीं कि मुझे कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, फिर आप मुझे इसका रास्ता कैसे बता रहे हैं? मासूमा अपनी बात आम से अंदाज में कहती आगे बढ़ गई, जबकि बासित का मासूमा की हाथ से दिमागी पर मुंह खुल गया। फिर मुस्कुराहट आई और वो भी गहरी हुई। क्या बात है, बास की वाइफ की, बहुत अच्छे। मासूमा को दूर जाते देखकर बासित मुस्कुराता हुआ बड़बड़ाया। यूनिवर्सिटी से इसे ड्राइवर लेने आया था। इसे लगा था शायद बाजिल खुद आएगा, मगर वो नहीं आया। वो कमरे में दाखिल हुई तो बाजिल खिड़की के पास खड़ा मोबाइल कान से लगाए किसी से मुँह में गुफ्तगू था और दरवाज़ा खुलने की आहट से बाजिल ने मुड़कर देखा। मासूमा को देखकर इसने उंगलियों में दबी आधी सिगरेट को फ़ौरन एशट्रे में मसल दिया और फ़ोन बंद करके मासूमा की सिमत बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा बंद करती मासूमा बैग एक तरफ रखती इसके सुर्ख आंखें देखती हुई धीमी आवाज़ में बोली। वालेकुम सलाम। कैसा रहा दिन? वो इसके करीब आता अपने मखसूस भारी आवाज़ में पूछने लगा। बहुत अच्छा। मासूमा हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। गुड। बासिल भी इसको मुस्कुरा कर कहता। अलमारी की जानी बढ़ा, तुम खाना मंगवा लो अपने लिए, मैं खा चुका हूँ। अलमारी में सर दिए वो सरसरी अंदाज में गोया हुआ। जी। वो इसे अलमारी से सूट निकाल कर बंद करते हुए देखती हुई बोली। जबकि बाजिल इसे जवाब दिए बगैर कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया और मासूमा कमरे से बाहर निकल गई। जब वो कमरे में आई तो बाजिल क्रीम कलर की शलवार कमीज में मलबूस शीशे के सामने अपनी बेपनाह वजह शख्सियत के साथ खड़ा था। पूरे बाल माथे पर बिखरे हुए थे। वो चंद लम्हे से मबहूत से देखती रही। ऐसे सुबह वाला लड़का याद आया था मासूमा को अपनी जावनी महवियत से अब तख्ता पाकर वो कलाई पर कीमती घड़ी बांधते हुए पलटा। क्या देख रही हो जाना? वो जानदार मुस्कुराहट के साथ इसके चेहरे को देखता पूछने लगा। कुछ भी नहीं। वो शर्मिंदा हुई चेहरा मोड़कर बाजिल के मौजूद से आती खुशबू उसके दिल की धड़कनों में शोर मचा रही थी। बाजिल हुनकारा भरता टेबल से अब अपनी मतलूबा चीज़ें उठा रहा था। आप कहीं जा रहे हैं?
वो लहजे को नॉर्मल रखती उंगली आपस में मरोड़ती पूछने लगी, हाँ दादा जान के साथ बैठक जा रहा हूँ, आज दुआ है। वहाँ जो चंद कदम चलता है इस तक पहुँचा और संजीदा आवाज़ में इससे बोला, जबकि मासूमा ने इसकी बात पर इस बात में सर हिलाया, रात को इंतज़ार करना मेरा, मैं आऊँगा और फिर जी भर कर मुझे देखना। बोझल आवाज़ में से कान में सरगोशी करते हुए इसने अपने लबों से उसके कान की लो को छुआ और मायने खेजी से मुस्कुराता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि मासूमा का वजूद इसकी मायने खेज बात पर लर्ज़ गया। इसका रंग एकदम सुर्ख पड़ा था। गहरे गहरे सांस लेती वो खुद को कंपोज करने लगी और फिर काफ़ी देर बाद वो खिड़की के पास खड़ी अपने बाएं हाथ की तीसरी उंगली में मौजूद इस खूबसूरत अंगूठी को देखकर बाजिल की तमाम बातें सोचने लगी। ये एक बड़े कमरे का मंजर था जहाँ दीवारों पर कुरानी आयात नस्ब थी। कुछ आयत के फ्रेम दीवार के साथ लटके हुए थे। रोशनदान से आती रोशनी और कमरे में लगे बल्ब की रोशनी इस कमरे में खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। एक नफीस से दीवान पर मुजफ्फर शिराजी साहब सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने सर पर पगड़ी रखे हुए थे। सफ़ेद मूँछों को ताव देकर वो सामने कालीन पर बैठे शख्स की बात गौर से सुन रहे थे। इनके साथ बाजिल शिराजी क्रीम कलर की शलवार कमीज़ पहने सर को झुकाए दोनों हाथों की उंगलियां आपस में पेवस्त किए अपनी पूरी शान और शौकत और जाहो जलाल के साथ बैठा था। इसी शख्स को बगौर सुन रहा था जो इस वक्त कोई अहम मसला बता रहा था। मुर्शिद साहब अब आप ही कुछ कर सकते हैं, हम तो अपनी सी कोशिशें करके नाकाम हो गए हैं। वो शख्स अपनी बात के इख्तिताम पर आजिज़ी से बोला, ठीक है बाजिल देख लेगा इस मामले को। मुजफ्फर साहब सर के जुम्बिश देते हुए बोले, इनके लहजे का फ़ख्र और मान वहाँ मौजूद। हर शख्स ने महसूस किया, मुर्शिद साहब हमारे तो आप ही पूरे मुर्शिद हैं, बस आपकी दुआ चाहिए। वो शख्स हाथ जोड़कर अकीदत से गोया हुआ, मुर्शिद साहब साढ़े मुर्शिद बाजिल जी आते कोई है ही नहीं। दुनिया वेखी है सो आजकल भी नौजवान नस्ल सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त रहते ने, लेकिन तुसा साढ़े पीर और मुर्शिद अपनी पुरखा दी लाज रखे हुए ने। मुर्शिद बाजिल दी बड़ी अच्छी तरबियत की है तुसा मुर्शिद साहब। एक उम्र रसीदा शख्स बाजिल को मोहब्बत और शफ़क़त से देखता अपने मुकामी लबो लहजे में बोल रहा था। आखिर को बाजिल बचपन से अपने दादा के साथ यहाँ आता था। लोगों के कई मसले इसने हल किए थे, कई परेशान हाल लोगों की मदद करता था, बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से बात करता था, यहाँ तक के सर झुकाकर इन सब बुज़ुर्गों से बात करता था। हाँ मुरीदे मेरे पोते वास्ते दुआ करिया कर कि सोना रब मेरे पोते को बिल्कुल इस जैसा नैनो नक्श वाला बहादुर शेर जैसा बेटा दे। मुजफ्फ़र साहब अपने पोते की तारीफ सुनकर फ़खरिया सीना चौड़ा करते कह रहे थे, मुर्शिद साहब सोना रब एक नहीं पाँच पुत्र दे साढ़े मुर्शिद पुत्र नो। एक और बूढ़ा आदमी उंगलियों को का पंजा बनाकर मुजफ्फर साहब को देखता हुआ बोला। इन बुजुर्ग की बात सुनकर बाजिल के दिल फरेब मुस्कुराहट बिखरी। मेरी बीवी एक बच्चे पर राज़ी नहीं और बाबा जी इकट्ठे 5 बेटों की दुआ दे रहे हैं। मासूमा बीबी तुम्हारी खैर नहीं। अब बाजिल अपनी मुस्कुराहट दबाता दिल में सोच रहा था, जबकि अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए इसने अपने झुके हुए चेहरे का रुख दूसरी जानिब किया। मुजफ्फर साहब पोते की मुस्कुराहट देख चुके थे और मज़ीद बाजिल का मुस्कुराहट छुपाने के लिए अपना चेहरा मोड़ता देख इन्हें कहका लगाने पर मजबूर कर गया। आमीन आमीन। जाहिद दुआ पर आमीन कहते हुए उन्होंने बाजिल के कंधे को थपथपाया। कुछ देर के बाद दुआ के बाद चाय का सिलसिला शुरू हुआ तो बाजिल ने इनकार कर दिया। दादा जान जानते थे वो कहीं भी बाहर से कुछ नहीं खाता पीता। मुर्शिद साहब मेरी धीरानी ने बनाई है, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, आप पी लें, हम गरीबों की इतनी ही औकात है जी। वो आदमी चाय का कप बाजिल के आगे करते हुए बोला, ले लो मेरे बच्चे, बड़ी भरोसे का आदमी है। मुजफ्फर साहब बाजिल के शाने पर हाथ रखकर बोले। बाजिल ने इनकी जानिब देखा। आज वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। यकीनन ये खुशी अभी थोड़ी देर पहले बाजिल के लिए सबकी इतने खुलूस से दी गई दुआओं की वजह से थी। बाजिल चाहते हुए भी इनकार ना कर सका और चाय का कप हाथों में थाम कर लबों से लगा लिया। साहब जी काम हो गया, मुर्शिद साहब ने वो चाय पी ली है, मैंने खुद देखा है। फ़ोन पर इसके आदमी की आवाज़ उभरी, शाबाश। और हाँ इस लड़की को सही वक्त पे इस जगह पहुंचा देना। अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो तुम लोगों को अपनी सजा खुद सोच लेना। और हाँ इस लड़की को कहना सब बहुत एहतियात से करे। बाजिल बहुत शातिर और मजबूत एहसाब का मालिक है, ज़रा सी लापरवाही साए किए किराए पर पानी फेर देगी। वो काल के दूसरी तरफ मौजूद शख्स को हर तरह से आगाह कर रहा था। साहब आप फिक्र ना करो जी, कुछ गड़बड़ नहीं होगी और लड़की बड़ी तेज़ है जी। काम ध्यान से करेगी। दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने कमीनगी से कहा, और हाँ आखिरी बात, अगर तुम में से कोई भी पकड़ा गया तो मेरा नाम लेना, नहीं तो जान से मरवा दूंगा तुम लोगों को। वो इस शख्स को धमकी देकर मोबाइल में इस पर पटक चुका था। अब देखता हूँ बाजिल तुम अपनी बीवी को सफाइयाँ कैसे देते हो और वो तुम्हारी बातों पर कितना यकीन करती है और कितना अरसा तुम्हारी शादी चलती है। अपने हाथ में इस पर रखते हुए वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोल रहा था। शाम के साए हर तरफ फैल रहे थे। सूरज अपना मुँह छुपा चुका था। इसने शाम की चाय हानिया लोगों के साथ पी थी। वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। हानिया इसे अच्छा खासा बाजिल के नाम पर तंग कर रही थी, मगर वो इसकी ज़्यादा तर बातों पर मुस्कुरा देती, लेकिन बार बार इसका ध्यान बाजिल की तरफ जा रहा था। इसे बाजिल की समझ नहीं आ रही थी। कभी प्यार जताता था और कभी सख्त रवैया अपना लेता। इसे बाजिल की
से उम्मीद नहीं थी कि बाजिल इसके सामने इससे माफ़ी मांगेगा, लेकिन बाजिल ने भरपूर शर्मिंदगी का मुजाहरा करते हुए इससे माफ़ी मांगी और फिर बाजिल की मायने खैस बातें इसके दिमाग में गर्दिश करने लगी। आज वो जो इसे कह कर गया था, इस बात को समझते हुए मासूमा को याद आया कि निकाह की रात जो इसने बाजिल से वक्त मांगा था, तो इसे समझ आ गया था कि बाजिल इसे अब मज़ीद वक्त नहीं देगा। वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का इशारा देकर गया था और ये सोच आते ही मासूमा का रंग एकदम सुर्ख पड़ा था। बार बार दिल की धड़कन अपनी रफ्तार से तेज़ हो रही थी। इसकी कुर्बत और इसके जज्बात की शिद्दत का सोचते ही मासूमा के वजूद में लर्जिश तारी हो जाती। वो कमरे में आकर बैठी ही थी जब इसके मोबाइल पर मैसेज की टोन बजी थी। मोबाइल उठाकर देखा तो किसी अनजान नंबर से मैसेज था। इससे कुछ हैरत सी हुई क्योंकि बाजिल और कायम के नंबर तो इसके मोबाइल में सेव थे, फिर ये अनजान नंबर किसका था। इनबॉक्स खोलकर मैसेज पढ़ा। मैसेज पर लिखी तहरीर पढ़कर इसे शदीद धचका लगा था। इसकी पेशानी पर एक लकीर उभरी थी। तुम्हारा शौहर हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ राज गुजारेगा, तुम बेकार में इसका इंतज़ार मत करना मासूमा। मैसेज पर लिखी तहरीर वो ज़ेरे लैब दोहरा रही थी। ये कौन है यार, क्या बकवास कर रही है, इसे मेरा नंबर कैसे मिला? नहीं ये मजाक है ना? बिल्कुल ये किसी ने मजाक किया है। मेरे साथ मोबाइल हाथ में लेकर वो कमरे में तेज़ तेज़ चक्कर काट रही थी। एक दिल कर रहा था इस मैसेज करने वाले को कॉल करके खरी खरी सुनाए। अब वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि एक मैसेज को लेकर परेशान हो जाए, इसलिए मोबाइल में इस पर रखकर कल के लिए अपने कपड़े निकालने लगी। मगर ये बात ज़्यादा देर वो नज़रअंदाज नहीं कर सकी। बेशक जो भी था, मगर बाजिल अब इसका शौहर था और कोई मैसेज करके इसके शौहर के बारे में ऐसी बात कहे तो ये कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाजिल दादा जान के साथ गया था तो उसूलन इसे इनके साथ ही वापस आना चाहिए था। हाँ देख कर आती हूँ कि दादा जान अभी घर आए हैं या नहीं। अपनी सोचों में डूबी ही वो हाल में आई थी। फिर इसे डाइनिंग हॉल में से कुछ आवाज़ें आई तो खुद ब खुद इसके कदम डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़े, मगर वहाँ सब मौजूद थे सिवाय बाजिल के। इसे एकदम मायूसी ने आन घेरा। थोड़ी बुलंद आवाज़ में से सबको सलाम किया और वहाँ से वापसी लिए कदम उठाने लगी, मगर दादी जान की आवाज़ पर इसके कदम रुकी और वो इनकी जानिब मुड़ी। जी सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए इसने पूछा, बेटा बाजिल नहीं आया? दादी जान ने इसका उदास चेहरा देखकर पूछा। नहीं। एक नज़र दादी जान को देखकर इसने मुख्तसर जवाब दिया और फिर डाइनिंग हॉल से निकल गई। वो कमरे में आई तो मोबाइल एक बार फिर बजाए। एक लम्हे से पहले इसने मोबाइल हाथ में लिया था। एक और मैसेज, इसी नंबर से एक और मैसेज देखकर इसने धड़कते दिल के साथ मैसेज ओपन किया, लेकिन ये कोई तस्वीर थी। इसे डाउनलोड करने के बाद वो देखने लगी, लेकिन इस बार मासूमा जैसी मजबूत लड़की की आंखें पहले हैरत से फैल रही, फिर इनमें गुस्सा नमूदार हुआ और फिर मासूमा को मालूम ना हुआ कभी किसकी आंखों से आंसू बहकर इसके गाल भिगोने लगे। इस तस्वीर में बाजिल के साथ कोई लड़की थी। वो लड़की इस कदर नासिफा हालत में थी कि मासूमा के हाथ से मोबाइल छूटकर बेड पर गिर गया, जबकि मासूमा वहीं बेड के पास फर्श पर बैठती चली गई। नहीं ये सच नहीं है, ये झूठ है। वो सिराजी हाउस में सादी से ज़िंदगी गुजारने वाली आम से लड़की अपनी आंखों देखी बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। इसका दिलो दिमाग इस बात को हरगिज़ कबूल नहीं कर पा रहा था कि लेकिन आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। नहीं मासूमा, तुम अनजान पे यकीन नहीं कर सकती जो भी है, मगर बाजिल की घटिया किस्म की हरकत नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, बाजिल पर मुझे इतना यकीन तो कर सकती हूँ, वो आज घर आएगा तो मैं इसने कमज़ोर किरदार का मालिक नहीं हो सकता। मुझे इस पर यकीन रखना चाहिए। मेरे अल्लाह सब बेहतर करना। अब के इसने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को फ़ौरन साफ़ किया। कुल बीबी इसके लिए खाना लाई, मगर एक दो लुक़मे से ज़्यादा इससे खाया ही नहीं किया। वो बेड पर बैठकर निगाहें बाजिल की दी गई अंगूठी पर जमाए बाजिल का इंतज़ार करने लगी। ये क्या कह रहे हैं आप मुर्शिद साहब? रात के खाने के बाद दादी जान कमरे में आई तो मुजफ्फ़र साहब की बात सुनकर वो परेशानी से इन्हें देखने लगी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ मैं बानो, मैंने बाजिल की पसंद की वजह से इस बदतमीज़ लड़की को उसकी शादी के तौर पर कबूल किया। मुझे लगा वो अपनी पसंद की लड़के से शादी करके घर पर टिका करेगा, मगर नहीं, देखो वही हिसाब है। हफ्ता 2 हफ्ता घर से गायब रहता है और तुमने बानो 3 बेवकूफ़ बेटे पैदा किए हैं। बिल्कुल मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि मेरा ओहदा संभालेंगे। सिर्फ मेरे पोते समझदार हैं जिनसे मेरी उम्मीदें वाबस्ता हैं और मुझे अपने पोते की औलाद चाहिए। बता देना इस लड़की को। पलंग पर दराज होते हुए वो अटल अंदाज में संजीदगी से बोल रहे थे। अभी दिन ही कितने हुए हैं, अभी से बात कहती हुई मैं अच्छी लगूंगी? दादी जान ने इन ढकी छुपी बात समझती हुई बोली। अरे यह तो समझा सकती हो ना इस लड़की को कि शौहर को किस तरह से राज़ी रखना चाहिए। मेरी बात इसके दिमाग में बिठा लो। बानो मर्द बाहर मुँह तब मारता है जब इसे घर में तवज्जो नहीं मिलती। अब के वो गुस्से में बोलते हुए दादी जान को आंखें दिखाते हुए बोले, जी समझाऊंगी इसे मैं, ये बात आप फिक्र नहीं करें। दादी जान इनकी बात को समझ चुकी थी। इस बात में सर हिलाती हुई बोली, हाँ और एक बात याद रखना बादो, अगर कुछ अरसे में इस लड़की की जानिब से खुशखबरी ना मिली तो मैं बाजिल की दूसरी शादी के लिए तैयार करने के लिए ख़ुद को अस्पताल भी पहुँचाना पड़ा तो मैं दरेख नहीं करूँगा। मुजफ्फ़र साहब माथे पर बल डाले बोले, ये क्या कह रहे हैं मुर्शद साहब? सोना रब आपको हमारे सर पर सलामत रखे, दादी जान ने फिक्रमंदी से कहा। हाँ तो फिर अपने तरीके से समझा दो इस लड़की को। इन्होंने फिर से याद दहानी करवाई।
मुर्शिद साहब आप ये ज़्यादती नहीं कीजिएगा, वो आपकी पोती है, आपका खून है। अपनी पोती के मुकाबले में आप किसी गैर लड़की को लाकर खड़ा करेंगे? क्या हो गया है आपको? आपके दादी जान डरते डरते सर झुकाकर बोलें, किसी गैर लड़की को नहीं बानो बेगम। वो क्या है ना आबिद की थी बेटी कहानियाँ, हाँ वो है ना। जब घर में लड़की मौजूद है तो बाहर क्यों जाना? इस तरह आबिद का भी कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। वो पुरसोच अंदाज में बोले थे। मुर्शिद साहब इतने संगदिल ना बने, हमेशा इस बच्ची के साथ आपने ज़्यादती की है। खुदा के लिए अब ऐसा ना सोचिएगा। दादी जान के सामने आज मासूमा का मुस्कुराता चेहरा आया। फिर इस लड़की को समझा लो। आप अपना रुख मोड़ गए थे, मतलब साफ था कि मज़ीद बात करना नहीं चाहते। जी। दादी जान भी परेशान सी इस बात में सर हिलाती लेट गई। वो एक ज़रूरी कॉल आने पर बैठक से ही दादा जान को किसी ज़रूरी काम का कहकर निकल गया। इसे जल्द अज जल्द होटल पहुंचना था जहां आज इसे किसी से मुलाकात करनी थी, मगर अभी इसने गाड़ी थोड़ी ही आगे बढ़ाई थी। कैसे महसूस हुआ जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है। इसने होटल जाने का इरादा मुलतवी किया और एहतियात के तौर पर रिमशा को मैसेज कर दिया कि वो आज नहीं आएगा। एक तरफ इसका दिल किया वो मेजर शाह सेब को आज मिलने से मना कर दे, मगर आज इससे इनका मिलना ज़रूरी था। जब वो होटल पहुँचा तो इस वक्त रात की तारीकी मुकम्मल तौर पर आसमान पर छा चुकी थी। गाड़ी लॉक करके इसने बैक सीट पर रखा और एक छोटा सा बैग निकाला और इधर उधर देखे बगैर होटल के अंदर दाखिल हो गया। वो जानता था कोई इस पर नज़र रखे हुए, लेकिन इसे चौकन्ना नहीं करना चाहता था, इसलिए बज़ाहिर अपने ध्यान में वो कदम कदम चलता जा रहा था। इसने दाखिली दरवाजे से ही मेजर को देख लिया था। वो इन्हें अपने पीछे आने का इशारा करता आगे बढ़ गया, मगर अचानक इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया। वो तकरीबन लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा, फिर खुद को कंपोज करता हुआ आगे बढ़ने लगा। मेजर इसका इशारा समझ चुका था कि बाजिल एहतियात के तौर पर होटल के पिछली तरफ जा रहा है, इसलिए बाजिल से फासला रखते हुए चल रहा था कि इन्हें साथ ना देख ले कोई। यकीनन आज ज़रूरी ना होता तो दोनों मिलने का इरादा मुलतवी कर देते। बाजिल मजबूत कदम उठाता चल रहा था कि एक बार फिर इसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर गिरता कि अचानक किसी ने इसे सहारा दिया। इसे अपने कंधे पर नरमनेस महसूस हुआ तो फ़ौरन अपनी नींद से बोझल सुर्ख आँखें ज़ोर ज़ोर से झपकाकर फ़ौरन खोलीं। और यही लम्हा था जब इन दोनों की तस्वीर किसी ने अपने कैमरे में कैद कर ली। बाजिल किसी लड़की को अपने ऊपर झुका देखकर जैसे होश में आया था, इसने फ़ौरन अपने कंधे से इस लड़की के नाजुक हाथ झटके थे और अपने कदम पीछे करते हुए फासला कायम किया। आप ठीक है मिस्टर? वो लड़की बाजिल के सर अंदाज पर वाकई सहम गई थी। चेहरे पर फिक्रबंदी का एहसास लाए वो पूछने लगी, यस आई एम ओके। वो लड़की को फिर से बाजिल करीब आने लगी। जब बाजिल ने इसे हाथ से इशारे से दूर रहने का कहा, आई थिंक आप ठीक नहीं हैं, अगर आप कहें तो मैं आपकी हेल्प कर दूँ। वो लड़की बाजिल की बेहद सुर्ख आँखों को देखती हुई बोली। हकीकतन इसे इन आँखों से और बाजिल के सपाट चेहरे से खौफ आ रहा था, मगर अपने डर पर काबू पाती हुई नॉर्मली बोली, नो थैंक्स। बाजिल अपने चेहरे पर हाथ फेरता सर्द अंदाज में कहता इस लड़की को देखे बगैर आगे बढ़ गया। पीछे वो लड़की इस मगरूर शख्स को दूर जाता देखकर दांत पीस के रह गई। वो एक कोने की मेज़ पर आ बैठा, दोनों कोनियाँ मेज़ पर टिकाकर अपने दोनों हाथों की उंगली से अपना सर हल्का हल्का दबा रहा था। वो अपनी हालत समझने से कासिर था। इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। बार बार इसकी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। एक तो अपने लंबे चौड़े गोरे चिट्टे दाढ़ी मोछे वाले खूबरू जवान, ऊपर से ये खालिस जागीरदारों वाला हुलिया बनाकर बाहर निकलोगे तो ऐसे ही खूबसूरत नौजवान लड़कियां जानबूझकर टकराएंगी। वो बाजिल के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए संजीदगी से बोले। बाजिल ने इनकी आवाज़ पर इनकी जानिब देखा। वो देखने में 40-42 साल के अच्छे खासे नए नक्श वाले कदर सेहतमंद से मर्द थे। इनकी बात पर बाजिल के सपाट चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी थी। खूबरू जवान जागीरदार तो मैं हूँ मेजर साहब, मगर ये आपके शौक़ को क्या हो गया? आप इस लड़की को खूबसूरत कह रहे हैं। बाजिल इनकी मायने खेज़ बात को समझ चुका था। इनके सामने वो आधे ढके चुके नीम बुरहाना मेकअप से लबरेज लड़की का सुभरा था। हाँ वही लड़की जो कुछ देर पहले मौका पाते ही आपके करीब आई थी। और भाई अब मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हुआ जो मेरे ज़ौक़ पर चोट कर रहे हो तुम। वो बज़ाहिर संजीदा दिखने वाले मेजर साहब खासे शौक अंदाज में कह रहे थे, मगर आप गलत बोल रहे हैं कि वो लड़की खूबसूरत थी। मेजर साहब औरत की खूबसूरती इसको शर्मा है होती है, फिर चाहे वो शक्ल सूरत से आम नक्श वाली और सामली ही क्यों ना हो। बाजिल ने एक हाथ से अपनी कनपटी मसलते हुए धीमे लहजे में कहा, जबकि बाजिल की बात पर इनकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। इस लड़की पर तनकीद कर रहे हो या मेरी बात पर तंज? अपनी भवें उचकाकर उन्होंने पूछा, जबकि इनकी आंखें और लब मुस्कुरा रहे थे। मैं किसी भी लड़की पर तनकीद करने का हक़ नहीं रखता। इसकी मर्ज़ी, वो जो चाहे पहने ओढ़े, और आप पर तंज नहीं कर रहा। ये सोच रहा हूँ इतनी खुश अखलाक और काबिल बीवी के होते हुए आपकी निगाहें क्यों भटक रही हैं? आपके बाजिल की आंखों में देखता हुआ संजीदगी से कह रहा था, वाह क्या बात है, मैं हमेशा की तरह इस मुलाकात में भी तुमसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। वो कहका लगाकर एक उंगली गोल इसकी आंखों के सामने लहरा कर बोले, इस बैग में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इनकी बात पर बाजिल सर को सरास खम दिया और छोटा सा बैग इनकी जानी बढ़ाया। ठीक है। बैग थाम कर अब भी संजीदा हो चुके थे। फिर कुछ देर वो काम के मुतालिक धीमी आवाज़ में बातें करते रहे और फिर बाजिल की
कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखकर बातों को समेटा। अब हमें चलना चाहिए, अपना रूट चेंज करके जाइएगा। वो अपनी कंपटी मसलता हुआ खड़ा हुआ था। वो ज़रा सा इनकी जानिब झुककर आहिस्ते से बोला, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं जहां तुम कहो। वो बाजिल को बार बार अपनी सुर्ख आंखें और कनपटी मसलते देखकर पूछने लगे। नहीं, मैं चला जाऊंगा, आपका शुक्रिया। बाजिल ने सब्र से इनकार किया। इसकी बात पर शाहजेब साहब ने इस बात में सर हिलाया। गाड़ी में बैठने के बाद वो स्टीयरिंग पर हाथ जमाया। सारा दिन होने वाले वाक़यात पर गौर कर रहा था। दरअसल इसे अपनी हालत समझ नहीं आ रही थी। आखिर बार बार इसकी आंखों के आगे अंधेरा क्यों आ रहा था। अब इस सिचुएशन में वो गाड़ी कैसे ड्राइव करता। हमाद या साहिर को बुला लेता हूँ। नहीं, अगर कोई मुझे ट्रैप कर रहा है तो हमाद या साहिर का मेरे साथ होना ठीक नहीं है। अपनी सोच की खुद ही नफ़ी करता वो हाथ से कमीज़ की जेब से मोबाइल निकाल रहा था, जबकि दूसरे हाथ की कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त दे रहा था। घड़ी की सुइयां रात के 11 बजा रही थी, जबकि अब वो जेब से मोबाइल निकाल कर चेक करने लगा, जो कि इसे साइलेंट मोड पर लगाया हुआ था। लेकिन मासूमा के नंबर से आई मिस कॉल देखकर इसको एकदम परेशानी हुई। फिर इसे आज दोपहर को मासूमा से हुई अपनी गुफ्तगू याद आई। क्या वो मेरा इंतज़ार कर रही है? इसके दिल से आवाज़ आई, मासूमा। ख्याल पर इसके चेहरे पर तबस्सुम बिखरा था। नहीं, खुद जाता हूँ। दिल में सोचते हुए इसने गहरे गहरे सांस लेकर खुद को कंपोज किया और अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो आज जल्दी घर पहुंचना चाहता था, मगर इतनी ही से देर हो गई। आहिस्ता रफ्तार से ड्राइव करते हुए वो जब शराजी हाउस पहुंचा तो रात के 12 बज रहे थे। शराजी हाउस की तकरीबन सारी बत्तियां बुझ चुकी थी। वो रेलिंग का सहारा लेकर जीने तय कर रहा था। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए इसने लंबा सांस लिया और कमरे में दाखिल हो गया। वो कितनी ही देर बाजिल का इंतज़ार करती रही थी। कमरे में चक्कर काटते जब इसके पाँव दुखने लगे तो कुछ सोचकर इसने अपना मोबाइल हाथ में लिया और बाजिल को कॉल मिलाई, मगर 1 2 बेल 3 बेल, मगर बाजिल कॉल नहीं उठा रहा था और मासूमा का दिल बैठने लगा। मोबाइल में इस पर पटक कर वो अपनी हर सोच को दिमाग से झटकती बेड पर दराज हो गई। फिर जाने के वो नींद की वादियों में उतरी से खबर ना हुई। वो जो शायद कच्ची ही नींद में थी, दरवाज़ा खुलने की आहट से बौखला कर उठी। दरवाज़ा लॉक करते बाजिल को देखकर जैसे इसकी आवाज़ पूरी तरह से बेदार हो गई। वो बेख्तियार ही बेड से उठी और बाजिल की जानी बढ़ी। इसके दिल के किसी कोने में सुकून सा हुआ था। बाजिल को सामने देखकर इसकी जान में जैसे जान आई थी। इतनी देर तक इंतज़ार करने के बाद इसे अब उम्मीद नहीं रही थी कि बाजिल आज घर आएगा और इसे मैसेज करने वाले की बात सच साबित हो जाएगी। तुम जाग रही हो अभी? बाजिल इसे अपनी जानिब बढ़ता देखकर मुस्कुराकर पूछने लगा। बाजिल के मुड़कर पूछने पर मासूमा की निगाहें इस पर पड़ी। इसकी हालत देखकर मासूमा के कदम वहीं ज़मीन पर जम गए। बेतहाशा सुर्खां के बिखरे बाल, लड़खड़ाते कदम। मासूमा को लगा जैसे इस खूबसूरत हर आराइश से सजे कमरे की छत उसके सर पर गिर गई हो। वो ना महसूस अंदाज में 2 कदम पीछे हुई थी। आंखें तो जैसे पत्थर सी हो गई थी। ये बाजिल की आंखें हर वक्त इतनी सुर्ख रहती हैं जैसे पता नहीं कौन से नशे करता है। इसे अपने ही अल्फाज अपने कानों में गूंजते हुए महसूस हुए। तुम्हारा शौहर हर रात की तरह आज रात भी मेरे साथ गुजारेगा। तुम बेकार में इसका इंतज़ार मत करना मासूमा। इस मैसेज की तहरीर आंखों के सामने बार बार आ रही थी। तुम सोई नहीं जाना। जब पूछना बोली तो हनूज एक ही सिमत में खड़ी रही तो बाजिल किसके गहरी बातें पूछने लगा। बाजिल की आवाज़ पर वो होश की दुनिया में वापस लौटी। अपनी आंखों में आई नमी को छुपाने के लिए ज़ोर ज़ोर से अपनी आंखें चपकाई। नहीं, मैं तो सो गई थी, बस अभी आँख खुली है। बाजिल को करीब आते देखकर वो फिर 2 कदम पीछे हुई थी और ख़ुद को नॉर्मल जाहिर करती आहिस्ते से बोली, हाँ। एक बार फिर बाजिल की आंखों के आगे अंधेरा आया कि आंखें मिचकर इसने सर को ज़ोर से दबाया और बाजिल की हरकत देखकर मासूमा की आंख से मोती गिरने लगे थे। दिल के जिस कोने में सुकून उतरा था वहाँ तीर पेवस्त हो गए थे। जब बाजिल अब अलमारी की जानिब बढ़ा था, मासूमा अपनी कांपती टांगों को बमुश्किल संभालती बैठ तक आई और लड़ती पलकों की बाढ़ से बाजिल को अलमारी बंद करके अपना एक सूट निकालते हुए देखती गई। ट्राउज़र हाथ में थामे वॉशरूम की जानिब बढ़ते देख रही थी। इस महलनुमा कब्रिस्तान की औरतों की तरह तुम्हारे आगे बिल्कुल नहीं झुकूंगी। बाजिल शादी से पहले बाजिल को बोले गए इसके अपने अल्फाज उसके कान में गूंज रहे थे। इतने बड़े बड़े बोल मत बोलो मासूमा बीबी, ऐसा ना हो कि मुँह की खानी बढ़े। ये बाजिल के अल्फाज जो अब इसके कानों में गूंज रहे थे, ऐसे इस वक्त इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा था, मगर आज ये बात इसे कांटों की तरह लग रही थी। क्या ये औकात है मासूमा तुम्हारी? तुम्हारा शौहर किसी और लड़की? और इससे आगे सोचते हुए अब इसकी सिसकियाँ बंद चुकी थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ के साथ और भी बहुत सी आवाज़ें इसके कानों में गूंज रही थी। वो इन आवाज़ों से बचने की गर्ज से सख्त गर्मी में बेड पर ब्लैंकेट लेकर सर से पाँव तक ओढ़कर लेट गई। फिर दोनों हाथ मुंह पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। अपनी सिसकियाँ दबाने के लिए इसने अपने दोनों लब आपस में सख्ती से मेच दिए। फ्रेश होने की गर्ज से शावर लेने के बाद जब वॉशरूम से बाहर निकला तो अब खासा बेहतर महसूस कर रहा था। ग्रे कलर का ट्राउज़र पहने वो शर्ट से बेनियाज था। सोफे पर फेंकते हुए तौलिया सोफे पर फेंकते हुए बेसाख्ता इसकी नज़र से पाँव तक ब्लैंकेट ओढ़े लेटी मासूमा पड़ी।
इसको देखकर बासिल को हैरत हुई। कुछ सोचते हुए इसने एसी ऑन किया और लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब ऑन किया और फिर मोबाइल उठाकर बेड की खाली जगह पर आकर लेट गया। मासूमा अब वो अपने ऊपर भी ब्लैंकेट हो रहा था जब सुर्खी माइल आंखें मासूमा के छुपे वजूद पर थी, जबकि मासूमा सख्ती से अपने लबों पर हाथ रख के अपनी सिसकियाँ रोक रही थी जो बासिल की खुमार आलूद आवाज़ पर निकलने लगी थी। बेख्तियार से बासिल से घिन आई। जाना मासूमा के ब्लैंकेट में छुपे वजूद को भी कोई हरकत महसूस न करते हुए इसने फिर पूछा, जबकि मगर कोई जवाब नहीं आया तो इसने अपनी नींद से बोझल आंखें मूंद लीं। अभी चंद पल ही गुजरे थे जब मोबाइल की बैल इस कमरे की खामोशी में इश्तियाल पैदा हुआ। मोबाइल के बजने की आवाज़ पर जहाँ बासिल ने अपनी बोझल आंखें खोली, वहीं मासूमा ने भी अपनी भीगी आंखें फ़ौरन खोली। हाँ बोलो रिमशा। साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाकर बासिल ने कान से लगाया और आंखें मूंदे ही बोला, जबकि किसी लड़की का नाम सुनकर मासूमा की तकलीफ़ में और इजाफा हुआ था। एक और तीर इसके सीने में पेवस्त हुआ। हाँ ठीक है, कल आऊँगा मैं, तब इस बारे में तुमसे बात करूँगा। अपनी बात कहकर रिमशा की बात सुने बगैर बासिल ने कॉल काटी और मोबाइल से साइड टेबल पर पटक दिया और आंखें खोलकर मासूमा को देखा जो हनूस ब्लैंकेट में छुपी हुई थी। हाथ बढ़ाकर इसने मासूमा के ऊपर से आहिस्ता से ब्लैंकेट खिसकाया। नाइट बल्ब की रोशनी में वो इसे अपनी बेतहाशा सुर्ख आंखों से देखने लगा। मासूमा का चेहरा इसके स्याह रेशम बालों से ढका हुआ था। बादल की नरमी से मासूमा की कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब किया और अपने सीने में भेज दिया। मासूमा जो कि बहुत गौर से बासिल की काल पर होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी, फिर मोबाइल पटकने की आवाज़ पर बासिल का इसकी ब्लैंकेट हटाना इसे कांपने में मजबूर कर गया। फिर बासिल की उंगलियों के लेमसे से अपनी कमर पर महसूस हुआ और फिर बासिल ने इसे अपने सीने से लगा लिया और यहीं मासूमा की हिम्मत जवाब दे गई थी। इसका दिल किया बासिल को खुद से दूर करे, इसका गिरबान पकड़ कर इसे पूछा कि धोखा क्यों दे रहे हो, ये ड्रामा क्यों कर रहे हो। मगर वो इतनी कमज़ोर नहीं थी जो खुद पर काबू ना पा सकती। वो बासिल से सवाल करना चाहती थी मगर बार बार इसके जहन में ये बात आ रही थी कि शायद जो दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है, और अगर वह जज्बात और गुस्से में अगर बासिल से सफाई मांगी तो बात ज़्यादा बढ़ गई तो हमेशा की तरह वो कसूरवार ठहराई जाएगी, क्योंकि बासिल तो दादा जान का लाडला पोता था और इसे गलत करने पर भी कोई बास बर्स नहीं करता। और दादा जान सबसे पहला ताना इसे इसकी मामा का देंगे और वो यहीं कमज़ोर पड़ गई। उसका वजूद हल्का हल्का काँप रहा था, इसके लब और पलकों के बाल लर्ज रहे थे। मासूमा तुम ठीक हो ना जाना। बासिल को इसका कपकपाता वजूद परेशानी में मुब्तला कर रहा था। वो इसके बालों पर लब रखता फिक्रमंदी से पूछने लगा, मगर मासूमा ने कोई जवाब ना दिया और सीने में मुँह छुपाए लेटी रही। तो बासिल ने फिर अपनी आंखें मूंद ली और ख़ुद भी इस वक्त नींद चाहता था, क्योंकि इस वक्त इसका दिमाग फटा जा रहा था। मगर नींद की वादी में उतरने से पहले इसके जहन में जो चाय इसने बैठक में पी थी उसका ख्याल आया था, जबकि मासूमा को बासिल की गुर्बत बर्दाश्त करना मुश्किल हो रही थी। बासिल ने पूरी तरह इसे अपने साथ सख्ती से लगाया हुआ था। बासिल के चौड़े सीने का लम्स मासूमा का तनफ्फुस बिगाड़ रहा था। मजीद बासिल के शर्ट के बगैर होने पर मासूमा दिल में से कई बात से लवातें सुना चुकी थी। पहली बार बासिल के इस कदर करीब करबत से सही मायनों में बेहाल कर रही थी। कई बार इसने कभी आहिस्ता से कभी अपनी पूरी ताकत लगाकर इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर इसकी सारी कोशिशें बेसूद हो गई। टिप टप आंसू बहाती कब वो नींद की वादियों में उतरी से खबर ना हुई। साहब काम हो गया, लेकिन इसे डरते डरते बात को अधूरा छोड़ दिया। लेकिन क्या कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं करती तुम लोगों ने, उसके साहब के गुस्से से भरी आवाज़ फ़ोन पर उभरी। आधा काम हुआ है साहब, इसने फिर अधूरी बात की, जिस पर इसका साहब भड़क उठा। जल्दी बताओ मुझे क्या किया है तुम लोगों ने, कहीं इस लड़की ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। इसे अपने आदमियों पर शदीद गुस्सा आ रहा था। एक काम ढंग का नहीं कर सकते ये लोग। नहीं साहब, वो बात यह है कि मुर्शिद साहब पर इस दवा का असर ज़्यादा नहीं हुआ। वो तो ऐसा जाहिर कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो खुद हैरान था कि बासिल पर असर क्यों नहीं हुआ। इस दवा का क्या बक रहे हो ये तुम, मैंने तुम्हें कहा भी था वो मजबूत है साहब का मालिक है, से ज़्यादा मकदार में दवा देना। अपने कमरे में गुस्से से चक्कर काटते हुए वो गुर्राया, साहब मैंने काफ़ी गोलियाँ डाली थी मगर इन्हें कुछ खास असर नहीं हुआ। इसने जल्दी से अपनी सफाई पेश की। इसका मतलब तुम लोग काम नहीं कर सके। अपने आदमी की बात सुनकर वो चीख उठे, साहब तस्वीर ली है इनकी। इससे ज़्यादा वो लड़की कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मुर्शिद साहब पूरे होश आवाज़ में थे। इसने मज़ीद इनकी मालूमात में इजाफा किया, तस्वीर के काम के लिए है या वो भी। अब कि वो ठहर कर बोले, जी साहब तस्वीर तो इस तरह ली है कि लड़की मुर्शिद साहब के बेहद करीब है। इस लड़की के लिबास से जाहिर हो रहा है जैसे वो दोनों। आखिर वह मायने खेजी से बात अधूरी छोड़कर कमीनगी से हंसने लगा, जबकि इस बात समझकर इसके साहब के चेहरे पर भी शादराना मुस्कुराहट बिखरी। और तस्वीर भेजी। इसकी बीवी को कोई रिप्लाई आया इसके आगे से। इसे कुछ सुकून महसूस हुआ कि प्लान पूरा ख़राब नहीं हुआ। जी साहब जी भेज दी, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, अब इस लड़की को गायब करो, ऐसा ना हो कि अपना मुंह खोल दे। इसने अपना अगलों को देकर फ़ोन बंद कर दो। दिन के 12 बजे भी कमरे में नीम तारीखी छाई हुई थी कि रात का गुमाह हो रहा था। वो बेड पर ब्लैंकेट ओढ़े आड़े तिरछे अंदाज में लेटा ख्वाब खरगोश ही मज़े लूट रहा था। एसी की कूलिंग की वजह से कमरे का माहौल काफ़ी ठंडा था। मोबाइल बजने की आवाज़ से इसकी नींद में खलल पैदा हो रहा था, मगर वह जानबूझकर नज़रअंदाज करता।
तकिया कानों पर रखकर फिर से सोने लगा। एक बार फिर मोबाइल बजा तो तकिया हटाकर बमुश्किल अपनी आंखें खोलकर स्क्रीन पर चमकता नाम देखा तो दादा जान का नाम देखकर इसने मोबाइल कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, इसकी बोझल आवाज़ कमरे में गूंजी। नहीं दादा जान, मैं घर पर हूँ। जी ठीक है, नहीं जाऊँगा। जी। कॉल काट कर मोबाइल साइड पर रखते हुए इसे याद आया कि आज शराजी हाउस में शिरीन साहबा से माजिद साहब का पैगाम दिया था। वो बैठ कर उसे टेक लगाकर बैठ गया। इसके जो हवास मुकम्मल तौर पर बेदार हो चुके थे। वह काफ़ी दिनों के बाद इतनी नींद ले पाया था, नहीं तो मुसलसल काम की वजह से बामुश्किल 4 घंटे सो पाता। अब वो गुजरे हुए दिन के बारे में सोचने लगा। कहीं कल कुछ गलत हुआ था जिससे वो बेखबर था। पहले वो बिल्कुल ठीक था, मगर चाय पीने के बाद इसका सर भारी हुआ था और फिर शदीद दर्द करने लगा था। इस चाय में कुछ ज़रूर था जिसके बाद आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। ये जुर्रत कौन कर सकता है? बाजिल शिराजी के साथ कोई मुझ पर नज़र भी रखे हुए था कल, लेकिन कौन? आज मेरा घर पर रहना बेहतर होगा। क्या पता आज फिर कोई ट्रैप करे। अभी मैं कोई मसला अफोर्ड नहीं कर सकता। मासूमा लगता है यूनिवर्सिटी चली गई। मासूमा की तलाश में इसने कमरे में इधर नज़र दौड़ाई, मगर इसे ना दिखी। फिर वो अपने प्लान को अपने दिमाग में तरतीब देने लगा। कुछ देर बाद उठा कपड़े लेकर वाशरूम घुस गया। आज वो काफ़ी दिनों बाद इस वक्त घर में मौजूद था। ज़्यादा वक्त इसने दादा जान के साथ गुजारा। दादा जान काफ़ी खुश थे। इसी दौरान कायम भी आ गया था। बाजिल अब घड़ी में वक्त देखता मासूमा को लेने जाने के लिए उठा तो कायम ने से कहा कि वो मासूमा को लेने जाना चाहता है ताकि वो उसे अचानक देखकर खुश हो। शाम की तकरीब के लिए जब वो तैयार होने कमरे में गया तो मासूमा कमरे में नहीं थी। पहले इसका दिल किया नूरी को कहकर मासूमा को बुलवाए, क्योंकि रात से इसने मासूमा को नहीं देखा था। मगर सामने बेड पर सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ और काले रंग की वॉस्कट देखकर इसे अंदाज़ा हो गया कि ये मासूमा ने इसके लिए निकाले हैं। इसे अच्छा लगा था कि मासूमा ये रिश्ता कबूल कर रही है। वो मसरूफियत की बिना पर वक्त देने से दूर रहता था, मगर आज इसने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर लगा दिया था। आज वो मासूमा के साथ हसीन लम्हे गुजारना चाहता था। इसने अपने पापा और चचा की ज्वेलरी शॉप से एक नहायत कीमती मोतियों के छोटे छोटे इयररिंग्स ऑर्डर किए थे जो आज मासूमा को देना चाहता था। अपने बाप की शॉप से लेने का यह मकसद भी था कि वो जानता था इसकी और इसकी हरकत से इसके बाप और चाचू को तब चढ़ेगी और वो यही चाहता था। तब तकरीब के दौरान से 2-3 बार मासूमा की सिर्फ झलक दिखी थी। इससे महसूस हुआ जैसे मासूमा जानबूझकर इससे दूर भाग रही है। मासूमा की इस हरकत को इसकी शर्म समझकर मुस्कुरा देता। इस दौरान वो हर मसले को जहन से झटक चुका था, यहाँ तक कि मोबाइल को इसने शाम से चेक ही नहीं किया था। वो जानता था अगर मोबाइल चेक किया तो कितने ही काम निकल आएंगे। और फिर से सब छोड़कर तकरीब के अख्ताम पर वो कुछ देर सबके साथ हॉल में बैठा रहा, जहाँ सब मर्द थे। घर की ख़वातीन कमरों में जा चुकी थी। कुछ देर बाद दादा जान उठकर आराम की ओर से अपने कमरे में गए तो वो भी अपने कमरे की जानिब बढ़ा, मगर रात के 10 बजे कमरे में मासूमा की गैर मौजूदगी देखकर एक पल को इससे गुस्सा आया, मगर अपने गुस्सा दबाते हुए इसने नूरी को मासूमा को बुलाने का कहा और ख़ुद एसी ऑन करके टांग पर टांग चढ़ाकर सोफे पर विराजमान हो गया। बेदार होने पर बमुश्किल बाजिल की गिरफ्त से निकलने के बाद दुपट्टा संभाल ली, कमरे से निकल गई। यूनिवर्सिटी में इसने बुझे दिल के साथ वक्त गुजारा, मगर अचानक कायम को देखकर वो कदर बेहतर हो गई। मगर बार बार इसका जहन इस मैचेस तस्वीर और फिर बाजिल की हालत पर जा रहा था, लेकिन इसे पसंद नहीं होना था। इससे बहुत समझदारी से इस मामले को हल करना था, इसलिए रात को इसने बाजिल को कुछ नहीं पूछा था। वो जानती थी रात में बाजिल को इस हालत में देखकर इसे गुस्सा आया हुआ था और गुस्से में कुछ भी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती थी। अगर वो इस वक्त बाजिल से कुछ भी पूछती तो जाने गुस्से में वो क्या क्या उल्टा सीधा इसे बोल देती। बेशक वो बाजिल से हर हिसाब बराबर करना चाहती थी, मगर अपने तरीके से और अपने अंदाज में कि लाठी भी जल जाए और बल भी ना आए, क्योंकि वो मासूमा शिराजी थी जिसकी सोच मुख्तलिफ थी और ये इसका अमल जाहिर करता था। घर आकर भी वो बाजिल के सामने नहीं गई थी तकरीब में शिरकत करने का। इसका बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था, मगर खसूसी तौर पर दादी जान की जानिब से आए गए जोड़े को देखकर इसे अंदाज़ा हो गया कि इसका जाना ज़रूरी है। मगर वो कम से कम बाजिल के सामने गई थी, लेकिन इसने बाजिल को चंद पल ठहर कर नोट ज़रूर किया था। कसरती जिसामत पर सफ़ेद शलवार कमीज़ पर काली बास्केट पहने, साफ रंगत पर भूरे बाल और भूरी दाढ़ी, मूछें कितनी जचती थी। इस पर हल्के सुर्खी माइल आंखें जिनका रंग भी ब्राउन था। वो जो भरपूर संजीर की सदा थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता था, इसकी इस हरकत पर मासूमा की धड़कन तेज़ होती थी। वो आज पहली बार इसे इतने गौर से देख रही थी। बिलाशुबा वो एक बहुत वजीह शख्सियत का मालिक था जिसको एक नज़र देखकर कोई भी अपना दिल हार बैठे, मगर दर हकीकत खूबसूरत मर्द वो होता है जिसका किरदार मजबूत होता है, जिनकी निगाह पाक होती है। और मासूमा ने सोचते हुए कर्ब से आंखें मिचली। तकरीब के इख्तिताम के बाद जब इसने सोचा कि अपने कमरे में ही अपने कपड़े बदल कर हाथ मुँह धोकर वो बाजिल और अपने कमरे में जाएगी, इसे सोच पर अमल करते हुए अभी इसने अपने कमरे में आकर दरवाज़ा ही लॉक किया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दादी जान आप मुझे बुलवा लेती हैं। दरवाज़ा खोलने पर दादी जान का आपने देखकर अंदाज़ा हो गया कि अब इसकी क्लास पक्की है। तुम रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो जबकि तुम्हारा शौहर कमरे में जा चुका है?
कमरे में दाखिल होकर दादी जान इसकी बात को नज़रअंदाज करती है कदरे सख्त अंदाज में पूछने लगी, दादी जान मैं सिर्फ ड्रेस चेंज करने आई थी, चेंज करके जाने ही लगी थी, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आ रही हर बात पर नज़र क्यों रखी जा रही है मेरे। वो रूहानी अंदाज में कहती आखिर में झंझला गई। शादी के बाद हर बात पर इसे टोका जाने लगा था कि अब वो अपने कमरे में भी नहीं आ सकती। अब तुम शादीशुदा हो, मासूमा बच्ची नहीं रही जो तुम्हें हर बात साफ साफ समझानी पड़ेगी। लेकिन चलो तुम्हें साफ ही कह देती हूँ। वो दो कदम इसके करीब आई थी और फिर से बोलने लगी, बाजिल के पास कमरे में दाखिल होकर दादी जान इसके शोहर है, इसकी खिदमत करो, इसके पास जाओ और वक्त गुजारो, इसकी हर बात मानो, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ऐसे तुम समझ रही हो मेरी बात या और तफसील से समझाऊँ। वो लफ्ज़ चबाकर अदा करती सरद अंदाज में बोल रही थी, जबकि इनकी बातों पर जाने की मासूमा ने सर झुका लिया। जी वो मज़ीद कुछ सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए महज जी बोलने पर इक्तफा किया। मज़ीद दादी की ढकी झुकी बातों पर इसने सर झुका लिया। मेरी पोती हो तुम, बहुत प्यारी हो तुम मुझे, कोई गलत बात थोड़ी समझा सकती हूँ मैं तुम्हें। हकीकतन मुझे बाजिल को तुम्हारे साथ खुश और आबाद देखने की ख्वाहिश है, आपकी वो धीमी आवाज़ में कह रही थी, जबकि मासूमा ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। सलाम बीबी। वो छोटी बीबी को मुर्शद साहब बुला रहे हैं। दरवाजे पर खड़ी नूरी ने दस्तक देकर वहीं खड़े खड़े अदब से सलाम के बाद बाजिल का जवाब पैगाम दिया और सर झुका गई। नूरी अपनी छोटी बीबी को दरवाजे तक छोड़ कर आओ, दादी जान ये कहकर चली गई, जबकि मासूमा एक लंबा सांस लेती नूरी के साथ अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी। मुर्शद बाजिल शिराजी, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। मासूमा शिराजी नाम है मेरा। तुम शायद शिराजी हाउस के मर्दों की तरह हो, मगर मुझे यहाँ की औरतों की तरह मत समझना जो लफ्ज़ बीवी का लेबल माथे पर सजाकर दिन रात गुलामी की ज़िंदगी गुजारे। मैं तुम्हारा खिलौना हरगिज़ नहीं बनूंगी। कमरे के दरवाजे के सामने रुककर इसने नूरी को जाने का इशारा किया और तसव्वुर में बाजिल से मुखातिब हुई। इसका शफाफ चेहरा किसी भी तासुर से पाक था, मगर इसका पुख्ता इरादा था। इस सर पर दुपट्टा लिए अपने गिरफ्त मजबूत करती, ज़ोर ज़ोर से धड़कते दिल के साथ काबू करती नाजुक गुलाबी लोगों को सख्ती से पेवस्त किया। इसने अपना कपाता हाथ हैंडल पर रखकर घुमाया और दरवाज़ा धकेलती अंदर दाखिल हो गई। वो अंदर दाखिल हुई तो बेसाख्ता इसकी नज़र सोफे पर बैठी बाजिल पर पड़ी। शायद दरवाज़ा खुलने की आहट पर वो इसकी जानिब मुतवज्जा हो चुका था। यही पल था जब इन दोनों की आंखें मिली थी। वो सुर्ख रंग की घुटनों तक आती फ्राक और ट्राउज़र में मलबूस थी, दुपट्टा सर पर ओढ़े, लाइट सा मेकअप, होठों पर सुर्खी लिपस्टिक जो मध्यम सी रह गई थी। इसकी सफ़ेद रंग पर सुर्ख रंग का लिबास, नाक में पहनी लौंग का चमकता मोती इसको और पुरकशिश बना रहा था। बाजिल तो मबहूत सा इसे तकता जा रहा था। बाजिल की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मासूमा को निगाहें झुकाने पर मजबूर कर दिया। वो फ़ौरन अपनी निगाहों का जाविया बदलकर अब दरवाज़ा बंद कर रही थी। अब वह मुड़कर आहिस्ता कदम उठाती ड्रेसिंग रूम की सिमत बढ़ रही थी, जब बाजिल की आवाज़ कदम वहीं कमरे के बीचों बीच जम गई। इस वक्त कहाँ थी तुम, वो समझ चुका था और सरद अंदाज में कहता अब कदम कदम चलता मासूमा तक पहुँच चुका था। वो मैं अपने कमरे में थी। मासूमा ने इसकी आंखों में देखते हुए लहजे को नॉर्मल रखते हुए कहा, जबकि दिल तो नहीं कर रहा था इसको सीधे जवाब दे। जनाब तुम्हारा कमरा ये है। इसके अल्फाज मीठे थे मगर अंदाज सख्त तनबीह का सा था, जबकि वो मज़ीद फासला मिठा था। मासूमा को दोनों बाजों से पकड़कर अपने करीब कर चुका था। मासूमा ज़रा निगाहें झुका गई। आज पूरा दिन इग्नोर क्यों कर रही थी मुझे? इसके अगले सवाल पर मासूमा ने इसकी आंखों में देखा जो सुर्ख थी। दिल नहीं चाह रहा था किसी से बात करने का। वो इसकी आंखों में देखती आम से अंदाज में बोली, जबकि बाजिल इसकी बात पर चौंका। इसे लगा था वो इसकी बात की नफ़ी करेगी और कहेगी कि मैं तो इग्नोर नहीं कर रही थी या कोई बहाना बनाएगी, मगर वो तो साफ कह रही थी कि इसने जानबूझकर सारा दिन इग्नोर किया। मासूमा की बात नज़रअंदाज करके बाजिल अब अपना एक हाथ इसकी कमर के गिर्द हमायल कर चुका था। सही मायनों में मासूमा लर्ज़ गई। बाजिल प्लीज़, मैंने आपसे वक्त मांगा था, वो बोली। मेरे ख्याल में इतना वक्त काफ़ी है, जाना मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो तस्वीर और मैसेज इसकी आंखों के सामने आया। मासूमा जाना चाहते हुए भी आंखों में नमी आ गई, जिसे देखकर बाजिल के माथे पर एक लकीर उभरी। क्या हुआ जाना, क्या बात है? इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर वो कदर नरमी से बोला, जबकि मासूमा ने इसके सीने पर रखा अपना एक हाथ उठाकर अपने आंखों की नमी साफ़ की। मैं एक ऐसे मर्द के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जो हलाल और हराम का फ़र्क ही ना जानता हो। मासूमा का लहजा ठोस था, वो देख सकती थी। इसकी बात सुनकर बाजिल के चेहरे पर सख्ती दर आई थी, होंठ सख्ती से भींच गए थे, गर्दन की रगें तन गई थी। क्या मकसद है इस बात का? बहुत ज़ब्त के बाद वो दरिश्ती से बोला था। इस वक्त मासूमा की बेतुकी बात उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, और वो जो समझ रही थी वो इसके गुस्से को हवा देने के लिए काफ़ी थी। वो दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा आने वाली नस्लों को भी भुगतनी पड़ती है, एक ज़िना और दूसरा हराम कमाई। इस घर में ये दोनों गुनाह हो रहे हैं। वो अपने हाथों की साथ आवाज़ की भी कपकपाहट पर काबू पाती निडर होकर बोली थी, जबकि इसकी बात पर बाजिल ने अपने जबड़े सख्ती से भींचे। क्या कहना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है, अपने दिमाग से फजूल बातें निकाल दो
और दूर रहो इन सारी बातों से। वो मासूमा की बातों का मफहूम अच्छी तरह समझ रहा था। वो अपने बाप और चचा के करतूत खूब जानता था, मगर इसे वाकई मासूमा के मुंह से सुनकर झटका लगा था। अंधा समझ रखा है मुझे यहाँ बेवकूफ़, इस घर के मर्द क्या क्या करते फिरते हैं सब जानते हैं। बाजिल की हठधर्मी पर शदीद गुस्सा आया था इसे। उसके हाथ झटकती, फासला कायम करती दुरुस्तगी से बोली थी, इस बात में शक नहीं कि मासूमा को बाजिल शिराजी से इतना कुछ बोलते हुए एक पल को भी खौफ नहीं आ रहा था। मसलन तो क्या जानती हो तुम मासूमा की बातें। इसका अंदाज़ बाजिल के बेहद इश्तियाल में ले आया था, मगर अपना गुस्सा दबाते हुए धीमी आवाज़ में बोला, मगर अंदाज़ बेहद सख्ती लिए हुए था। इतना हौसला है आप में कि सुन सके। वो दबी दबी आवाज़ में गुर्राई थी। इसकी आंखों के सामने क्या कि नहीं आ रहा था अपने बाप का नशे की हालत में इसकी माँ को इसकी आंखों के सामने मारना। वो फ़कत 6 साल की थी इस वक्त। ताया जी की गुर्राती आवाज़ें और ताई माँ की सिसकियाँ, चाचू की अय्याश तबीयत के नशे में बहन बेटी की तमीज़ भूल जाता था। इसे अच्छी तरह सब याद था। जब अभी अपने बाप या चचा को इस हालत में घर आते देखती तो अपने कमरे की हद तक महदूद हो जाती थी। छोटी सी उम्र में कैसे कैसे खौफ दिल में रखकर इसने वक्त गुजारा था। तो वो तो दादा जान ने सख्त धमकी दी थी कि अगर नशे की हालत में शिराजी हाउस में कोई दाखिल हुआ था इसे हर रिश्ता तोड़कर जायदाद से आग कर देंगे। तब कहीं जाकर ये सिलसिला कम हुआ था। हाँ, मगर ख़त्म नहीं। अब भी वो अक्सर अपने बाप को ऐसी हालत में रात को घर आते देखती थी, मगर अफसोस कि वो कुछ कर नहीं सकती थी। बाजिल को अजीब हालत में देखकर इसे कितनी तकलीफ़ हुई थी ये वो या इसका खुदा जानता था। कैसे सीने पर हाथ बांधे धड़ल्ले से इसके पूछ रहा था, जैसे दूध का धुला हुआ हो, कोई निदामत कोई शर्म ना हो। जितना जब्त मैं कर रहा हूँ ना, ये सब सुनने के बाद इसे अंदाज़ा लगा लो कि कितना हौसला है मेरे अंदर। बाजिल को दरअसल गुस्सा खुद समेत इस घर के मौजूद हर शख्स पर आ रहा था। वो और कायम हमेशा से इतना अरसा पहले पढ़ाई फिर काम के बायस घर से दूर रहते थे। बाकी घर की औरतों का तो इन्हें पता नहीं था कि कैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं, मगर मासूमा की बातें सुनकर इसे 100% अंदाज़ा हो गया था कि वो भी सब जानती हैं। वो दिख रहा है मुझे कि कितना ज़ब्त है आप में। बाजिल के सपाट चेहरे सबसे बेतहाशा होती, सुर्ख आंखें बीची हुई मुठ्ठियाँ, बाजू की रगें वाज़ेह हो रही थीं। इसको देखती वो तंज़िया अंदाज में बोली थी, मासूमा देखो अपने दिमाग से ये सब बातें निकाल दो, इंशाल्लाह सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे। अपने अंदर उठती गुस्से की लहर को दबाता वो फासला मिटाते हुए इसके करीब पहुंचा और इसे अपने सीने से लगा लिया। मासूमा की अंदरूनी हालत समझ रहा था कि किस कर्ब से गुजर रही है। वो उसे अपनी मोहब्बत से बताना चाहता था कि इसका शौहर इसे इज़्ज़त मान तहफ़्फ़ुज़ मोहब्बत सब देगा, मगर मासूमा के अंदर इतने सालों से उबलता लावाज फट चुका था। वो बाजिल की मोहब्बत फिक्र को इसका दोगलापन और तलब समझती इसको अपनी पूरी क़ुव्वत से धक्का देती पीछे हुई थी और अपना दुपट्टा उठाकर कांधों पर फैलाया था। आप ठीक करेंगे, जिसका खुद का दामन साफ़ नहीं है गंदगी से क्या करेगा इंसाफ। वो दुरुस्तगी से कहती सर झटक गई कि इसकी इतनी सख्त बात पर बाजिल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जानता था किस तरह जब्त कर रहा था वो मासूमा की बातों पर। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त गुस्से में हो, मगर मेरी जान एक बार मेरे पे यकीन कर लो, अल्लाह की मदद से मैं सब ठीक करूँगा। मगर कुछ वक्त हो जाना। वो एक बार फिर लहजे में बेहद नरमी और मोहब्बत समोए बोला था। चेहरा अभी भी सपाट था। मुझे कुछ नहीं सुनना बाजिल शिराजी, मैंने कहा ना मुझे आपके साथ नहीं रहना। अब के वो थोड़ी बुलंद आवाज़ में कुर्राई थी, जबकि इसकी बुलंद आवाज़ पर बहुत कोशिश के बाद भी बाजिल के माथे पर शिकन पड़ी थी, मगर वो इस दिन वाली गलती हटती नहीं दोहराना चाहता था, जिसके बाद इसे मासूमा से शर्मिंदगी हो। इसलिए फ़ौरन एक पल को आंखें बंद करके लंबा सांस खींचा। इस कार्रवाई का मकसद खुद को नॉर्मल करने का था। जबकि दोबारा आंखें खोली तो फिर से मोहब्बत से मासूमा को देखा, जिसकी आंखों के डोरे से खो रहे थे। प्लीज़ जाना, अभी कुछ नहीं बोलो क्योंकि तुम होश में नहीं हो। मासूमा से 2 कदम दूर खड़ा वो आहिस्ते से बोला, बाजिल शिराजी आप मुझे अपनी मीठी बातों के जाल में नहीं फंसा सकते। मैं आपका खिलौना नहीं हूँ। मासूमा को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो नाटक क्यों कर रहा है, मगर इसे बाजिल ने जाल में नहीं फंसना था। काश कि आज सुबह गुस्से में वो मैसेज और पिक्चर डिलीट ना करती तो अभी इसी वक्त बाजिल को आईना दिखा देती, मगर क्या करती। जब भी मोबाइल को देखती इसकी तकलीफ़ होती थी, इसलिए फ़ौरन डिलीट कर दी। बस मासूमा, इससे ज़्यादा नहीं, एक लफ्ज़ नहीं बोलना, वरना खिलौना लफ्ज़ पर बाजिल के सब जवाब दे गई थी। एक हाथ से इसे मज़ीद बोलने से रोकते वो अब के गुर्राया था, क्या वरना हाँ बोलें, हाथ उठाएंगे मुझ पर, अपनी मर्दानगी दिखाएंगे। मासूमा एक कदम आगे आकर इसकी अंगारा होती आंखों में देखती बोली। वो दोनों ही गुस्से में इस वक्त आमने सामने खड़े। एक पल को इसे बाजिल की आंखों में खौफ आया था, मगर डर के खड़ी रही। पहली बात, मासूमा बीबी तुम जैसी नाजुक लड़की मेरा एक थप्पड़ तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए कोशिश करना कभी ऐसे हालात पैदा ना हो कि नौबत हाथ उठाने पर आए। दूसरी बात, मैं कमज़ोर मर्द नहीं जो अपनी ज़ुबान या अमल से ना समझा सकूँ तुम्हें। वो एक लफ्ज़ चबा कर अदा करते हुए सर से पाँव तक इसे घूरते हुए आहिस्ते से बोल रहा था, जबकि अंदाज सख्ती लिए हुए था। पहली बात, इसने मासूमा को फिल वक्त डराने के लिए कही थी, क्योंकि दूसरी बात में इसने साफ कहा था कि वो औरत पर हाथ उठाना कमज़ोर मर्दों की आदत समझता है।
आप जानते हैं आप इन सबसे भी 4 कदम आगे हैं इसे गुनाह की दुनिया में, क्योंकि वो तो जो भी करते हैं सबको मालूम है इन सब की असलियत। मगर आप मुर्शद साहब, आप तो मुनाफिक भी हैं। सब आपकी शराफत के गुण गाते हैं, मगर हकीकत सिर्फ मुझे मालूम है। शायद बाजिल का धीमा अंदाज मासूमा को मज़ीद बोलने पर उकसा रहा था। बाजिल के इस अंदाज को इसकी मुनाफिकत समझ रही थी। शादी की रात बाजिल के अल्फाज कैसे भूल सकती थी जब बाजिल ने साफ कहा था इसे शादी अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए की है। मगर वो ये नहीं जानती थी कि बाजिल ने इस महज से चढ़ाने के लिए ये बात कही थी। मासूमा, बहुत हो गया, चलो ख़त्म करो सब, मज़ीद इस बारे में बात नहीं होगी। अब जाकर चेंज करो और सो जाओ। अब मासूमा की बातों से तंग आ गया था, क्योंकि इसकी सबसे बात आगे बढ़ रही थी, इसलिए मासूमा को सख्ती से कहता वो थोड़ा इसके करीब आकर बोला, हाँ सच सुनना मुश्किल हो रहा है ना अब आपसे। बहरहाल मेरी बात पर जल्दी अमल हो जाना चाहिए मुर्शद साहब। बाजिल की बात को वो अटल अंदाज में बोलती, आखिर में तमस्कुर कैसे अंदाज में बोली थी। कौन सी बात, क्या चाहती हो? वो फ़ौरन चौंका था, आंखें सुखेड़े माथे पर बल डाले उसकी दोनों कलाइयाँ अपनी गिरफ्त में लेकर पूछा था, मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। वो ठोस अंदाज में बोली थी, जबकि अपनी कलाइयाँ बाजिल की गिरफ्त से निकालने की तगदो जारी थी कि एक झटके से बाजिल ने इसकी कलाइयाँ आज़ाद कर दी। वो 2 कदम पीछे हो गई। तुम सिर्फ शक्ल सूरत से खूबसूरत लड़की हो, जबकि ज़ुबान तुम्हारी तेज़दार आले की मानंद है, और ऐसी औरतें मर्दों के दिल तक रसाई मुश्किल से पाती हैं। बाजिल ने मुठ्ठियाँ बीचें इसकी बात नज़रअंदाज की और बेहद सर्द अंदाज में बोला, मैं बेकार की कोशिश करना भी नहीं चाहती, ना मैं आपके मीठे लफ्ज़ों पर फिदा होने वाली हूँ, कम अज़ कम आप जैसे मर्द पे तो कभी भी नहीं। जवाद अमन वो सर्द बहरी से बोली थी, आंखें हनूस बाजिल की आंखों पर काढ़े हुई थी। जबकि फिर से बाजिल ने इसके करीब आकर इसके दोनों बाजू थाम कर अपने करीब किया। तुम इन अहम को औरतों की फ़हरिस्त में सर फ़हरिस्त तो मासूमा बीवी, जो हर मर्द को एक तराजू में तोलती हैं। बाजिल की बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। औरत तो अहमक ही होती है जो निकाह में बनकर आप जैसे मर्दों के साथ अपनी ज़िंदगी के माहो साल बर्बाद कर देती है। आप भी एक जालिम मर्द हैं, और जालिम तपती धूप जैसा होता है जो कभी छाँव की ठंडक नहीं दे सकता। ना चाहते भी इसकी आंखें मुसलसल बह रही थी, जबकि मुकाबिल के चेहरे पर सिर्फ सर्द तासुर था, आंखों में सुर्खी थी। मासूमा को जाने क्यों अब के डर लगा था बाजिल से। मासूमा, अगर मैं तुम्हारी सोच के मुताबिक होता तो आज तुम पूरे हक से मेरे कमरे में मौजूद ना होती, बल्कि मैं तुम्हें किसी आम चीज़ की तरह इस्तेमाल करके छोड़ चुका होता। बकौल तुम्हारे मैं एक बुरा आदमी हूँ, तो ये मेरे लिए मुश्किल नहीं था। बाजिल बेहद सच आज हो चुका था। आज के लिए इसने क्या सोचा था और क्या हो रहा था, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपकी चाल को। ये निकाह आपने इसलिए किया है कि आपकी असलियत जानते हुए भी कुछ ना कर सकूँ, बेबस करना चाहते हैं ना आप मुझे, मगर आप कामयाब नहीं होंगे। मैं भाई को सब बता दूँगा आप कितने जालिम हैं। वो तभी आवाज़ में गुर्राई थी। इसकी बात सुनकर बाजिल की गिरफ्त मज़ीद सख्त हुई, यहाँ तक कि इसकी कलाइयाँ बेहद सुर्ख हो गई, जैसे पूरे जिस्म का खून न चढ़ाया हो। कौन सा जुल्म किया है मैंने तुम पर? लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किए। छोड़े मुझे। वो दर्द की वजह से आंखें मीच कर बेबसी से बोली, तुम बीवी ना होती मेरी तो इतनी बकवास ना सुनता तुम्हारी। वो हक जताता हुआ बोला, जबकि अंदाज सख्ती लिए हुए था। छोड़े मुझे, ये सही नहीं कर रहे आप। वो इसकी सबसे सुर्ख होती आंखों में देख कर बोली, जबकि वो अपने हाथों को मुसलसल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। क्या गलत है? हाँ बस हो गई अब तुम्हारी। इतनी देर से कैंची की तरह ज़ुबान चल रही थी तुम्हारी, सुन रहा था ना तुम्हारी बकवास। अब देखना मैं क्या करता हूँ। बहुत वक्त दे दिया तुम्हें, मगर अब और नहीं। वो मुँह से अल्फाज नहीं अंगारे निकाल रहा था। मासूमा को एक पल लगा था इसकी बात समझने में। छोड़ें प्लीज़, क्या बोल रही थी तुम? मैं जालिम हूँ, कभी छाँव नहीं दे सकता तुम्हें। अब देखना मैं छाँव को धूप में कैसे बदलता हूँ, और इस धूप में कैसे झुलसती हो तुम बेवकूफ़ लड़की। मर्द से आना की जंग नहीं लड़ती, ऐसी कोशिशें भी मत करना। आज जो इतना बोली हो ना मासूमा तुम, मैं नहीं जानता, मगर शायद ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। मैंने बहुत ज़ब्त किया, खुदा की कसम अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक तुम इसकी ज़ुबान मुंह में ना होती, काट कर फेंक चुका था मैं मज़ीद तुम्हारी बेतों की बातों में नहीं आऊँगा मासूमा। अब तुम्हें अपने तरीके से हैंडल करूँगा मैं, जाना। और फिर बाजिल कमरे की रोशनी बंद कर चुका था। जाने किस कौन से एहसास के तहत इसकी आंख खुली थी। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी। वो बाएं तरफ करवट के बल लेटी हुई थी। चंद पल वो सामने दीवार को देखती रही, जब इसे महसूस हुआ कि अभी भी मुकम्मल बाजिल की गिरफ्त में मुकीद है। इसने आहिस्ता से बाजिल का एक हाथ अपने हाथ में लिया और लैंप की रोशनी में इसके हाथों की लकीरों को देखने लगी। फिर अपने सीधे हाथ की अंगुष्ठ शहादत से इसकी हथेली पर अपनी आहिस्तगी से कुछ लिखने लगी, जबकि बाजिल अपने बाजू और हथेली पर नरम नफ्स महसूस करता बेदार हो चुका था। एक पल को बोझल आंखें खोल कर देखा तो मासूमा इसकी जानिब कुछ थी, मगर वो समझ गया था कि वो जाग चुकी है। फिर वो मासूमा की उंगली कलेम से अपनी हथेली पर पूरी तवज्जो से महसूस कर रहा था।
यकीनन वो कुछ लिख रही थी। इसकी इस हरकत पर बाजिल के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। वो अब समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो क्या लिख रही थी। मीम आइन सीन वाओ मीम है मासूमा, वो बार बार यही अल्फाज लिख रही थी जबकि इसकी उंगलियों की हरकत समझते हुए बाजिल की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मेरे हाथों की लकीरों पर पहले ही तुम्हारा नाम है जाना, वो बोझल आवाज़ में बोला, जबकि बाजिल की खुमार आलूद आवाज़ सुनकर मासूमा ने इसका बाजू छोड़ दिया और अपनी आंखें और होंठ मीच दिया। हसीन रात के बाद एक खूबसूरत सुबह मुबारक हो जाना। वो इसके कान से अपने लब मिस करता आंखें मूंद कर बोझल आवाज़ में बोला। इसकी बात सुनकर मासूमा ने अपनी आंखें बंद की और सख्ती से मीच दी, जबकि इसकी सांसों में इर्तियाज पैदा हो रहा था। इसके हवास मुकम्मल बेदार हो चुके थे। कल रात के मंजर इसकी आंखों के सामने आने लगे। अब वो दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर भी आवाज़ रोने लगे। इसे बिल्कुल बाजिल की समझ नहीं आ रही थी। इतनी मोहब्बत, इस कदर चाहत इसके अंदाज में सच्चाई थी कि अब मासूमा को मुकम्मल तौर पर वो मैसेजेस और पिक्चर्स भूलने लगे थे, झूठे लगने लगे थे। जैसे बाजिल की बातें इसके जज्बात और खुद सच्चा लग रहा था। बाकी बातों को वो इसके प्यार में शायद भूल चुकी थी। यकीनन बाजिल शिराजी पूरे इस्तेहकाक से मासूमा को अपने शहर में जकड़ चुका था। जबकि इसकी हचकियाँ और सिसकियाँ सुनकर बाजिल चौंका और हैरत ज़दा होकर मासूमा के झोले खाते वजूद को देखा। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इसने मासूमा को रुख अपनी जानिब किया। मासूमा के चेहरे पर हाथ रखकर बेआवाज़ रोना देखकर इसे शदीद गुस्सा आया था। इसने कितना समझाया था, कितना यकीन दिलाया था, वो इसके लिए क्या किया था, मगर मासूमा इतनी बुरी तरह रो रही थी जैसे जाने कौन सा जुल्म कर दिया था इसने इसके साथ। आखिर अब क्या मसला हो गया है? मासूमा इतनी बुरी तरह क्यों रो रही हो? इसके दोनों हाथों को इसके चेहरे से हटा कर वो इसकी आंखों से तर पलकों को अपनी उंगलियों से नरमी से साफ करता धीमी आवाज़ में पूछने लगा, आप वादा करने के पहले मेरी बात मानेंगे? वो अपना एक हाथ बाजिल से छुड़वा कर अपने चेहरे को साफ करती भराई आवाज़ बोली, हद है यार, अब कौन सी बात है आखिर? अच्छा सुनो, मैं किसी गुनाह में नहीं पड़ूंगा। अब और कोई बात करो। इन वादों के अलावा वो झुंझलाए हुए अंदाज में बोला था। इतना समझाने के बावजूद मासूमा बीबी की सोई अब बीबी वहीं अटकी हुई थी। अब तो हद हो गई थी यार, मतलब ये लड़की तो कुछ ना करके भी चंद दिनों में इसे अपनी उंगलियों पर नचा रही थी और बाजिल साहब की कोई बात रद्द नहीं करता था और जब भी गलती से कर देता तो उसकी बाजिल ऐसी सजा देते थे कि अगली बार की तौबा कर लेता। और एक ही मासूमा बीबी है जो कल रात से हद से ज़्यादा बेतुका और फजूल बोली जा रही थी, मगर तूफ़ है तुम पर बाजिल इसको बच्चों की तरह बहला रहा था। बस आखिरी बार एक बार प्लीज़ वादा करें कि आप कभी भी किसी लड़की से गलत ताल्लुकात नहीं रखेंगे ना? मासूमा इसकी आंखों में देखती हुई पूछने लगी। जबकि इसकी बात सुनकर बाजिल ने सख्त तनबीही निगाहों से देखा तो इसके इस तरह देखने पर मासूमा ने अपनी फ़ौरन निगाहें झुका ली और इसकी दाढ़ी पर हाथ फेरती रही। जबकि मासूमा की एक कार्रवाई बाजिल को जानदार कहका लगाने पर मजबूर कर गई। बाजिल के कहके पर मासूमा ने खिफ़त से साड़े इसी के सीने में छुपा लिया। फजर की नमाज़ अदा करके दुआ मांग रही थी जब बाजिल ने इसके बराबर मुसल्ला बिछाया और नमाज अदा करने लगा। बाजिल को नमाज अदा करते देख कहीं आंसू मासूमा की आंखों से बहकर दुपट्टे में जज्ब होने लगे। वो अपने बालों में ब्रश कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। बाजिल इस वक्त ड्रेसिंग रूम में चेंज कर रहा था। मासूमा ने ब्रश हाथ में पकड़कर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो नूरी खड़ी थी। सलाम बीबी, वो मुर्शद साहब का नाश्ते पर इंतज़ार हो रहा है। मासूमा का गुलाब की तरह खिला खिला निखरा चेहरा देखकर नूरी ने इसे सर से पाँव तक मायने खेसे से देखा और अपना दुपट्टा दांतों में दबा लिया और मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, चलो तुम, वो आ रहे हैं। मासूमा इसकी मायने खेस मुस्कुराहट पर छीम कर बोलती फ़ौरन दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद कर गई और ख़ुद को नॉर्मल करती ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बादलों का अचर में मुकीद कर रही थी। वह तकरीबन यूं के लिए तैयार हो चुकी थी जब बाजिल इसके पीछे आ खड़ा हुआ और इसका स्कार्फ उतार कर कानों में छोटे छोटे आवेज़े पहनाने लगा। मासूमा इसका लम्स अपने कानों पर महसूस करती आंखें मूंद गई। जब बाजिल ने इसे दोनों कांधों से थामा तो मासूमा आंखें खोलकर इन बेहद खूबसूरत इयररिंग्स को देखने लगी। कैसे लगे? इसका रुख अपनी जानिब करके वो इसके दोनों हाथ थाम कर पूछने लगा। बहुत अच्छे, शुक्रिया, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। चलो नीचे चलते हैं, दादाजान नाश्ते के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे हमारा। वो इसका हाथ थामे दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा जब मासूमा के मुस्कुराते लब इसकी बात सुनकर सुकड़ गए और कदम वहीं जम गए। इसका रंग एकदम सर्द पड़ा। वो निगाहें झुकाकर बोलते हुए हिचकिचाई, क्या हुआ जाना? बाजिल की पेशानी पर एक लकीर उभरी थी। वो परेशानी से पूछने लगा, वो मुझे आज सबके साथ नाश्ता नहीं करना प्लीज़, मैं गुल बीबी से यहीं मंगवा लेती हूँ प्लीज़, वो इल्तिजाइया अंदाज में बोली। जबकि बाजिल को इसका चेहरा देखकर परेशानी हुई। परेशानी ने आँख घेरा। जहाँ एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। क्या हुआ? माथे पर बल डाले सर्द अंदाज में इसने पूछा। कुछ भी नहीं, प्लीज़ आप जाएं, नाश्ता करें। वो अपने हाथ आहिस्ता से इससे छुड़वा कर पीछे हुई। इतना तो वो जानता था मासूमा को अगर दादा जान ने या किसी और ने भी कुछ कहा भी हो तब भी वो बुज़दिलों की तरह पीछे तो नहीं हटेगी, बल्कि मज़ीद इन लोगों को जिज करने के लिए वहीं डाइनिंग टेबल पर इनके साथ बैठकर नाश्ता खाएगी। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया? वो हिचकिचा रही थी। क्या मसला है सबके साथ खाने में? इस बार इसके लहजे में सख्ती थी जो मासूमा ने भी महसूस की।
और अपना सर झुका लिया। वो मुझे शर्म आ रही है। वो सर झुकाई इस अंदाज में बोली जैसे कोई मुजरिम अपनी सफाई देता है, मगर किससे और क्यों वो बिल्कुल भी नहीं समझ सका वो क्या कहना चाह रही है। बाजिल आप नहीं समझेंगे। वो इसकी नासमझी पर खिफ़त से रुख मोड़ गई। मासूमा, बाजिल की करख्त आवाज़ में पुकार पर फ़ौरन मासूमा ने रुख इसकी जानिब किया। वो भी नूरी आई थी, पता नहीं क्यों मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। प्लीज़ मुझे नहीं जाना नीचे, वो सर झुकाकर आहिस्तगी से बोली, जबकि इसकी बात समझकर बाजिल के संजीदा चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट उभरी थी। कोई बात नहीं, जाना इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है जो तुम छुप रही हो। ये पुरानी औरतें हैं, इनकी नज़रें बहुत तेज़ होती हैं। वो मुस्कुराहट दबाता इसका दुपट्टा सर पर दुरुस्त करता इसका हाथ थाम कर चलने लगा तो नाचार मासूमा को भी इसके साथ कदम मिलाने पड़े। वो डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए तो सब इन दोनों की जानिब मुतवज्जा हुए। बाजिल एक नज़र सबको देखता थोड़ी बुलंद आवाज़ में सलाम करके कुर्सी पर विराजमान हो गया, जबकि मासूमा धीमी आवाज़ में सलाम करती बगैर किसी से निगाहें मिलाए सर झुकाकर कुर्सी पर टिक गई, मगर कायम पर नज़र पड़ते ही बाजिल के हाथ से अपना हाथ फ़ौरन खींच दिया। मासूमा की इस हरकत पर जहाँ बाजिल के सपाट चेहरे पर मुस्कुराहट आई, वहीं कायम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखरी। इन दोनों को एक साथ खुश देखकर कायम के दिल को सुकून पहुंचा था, नहीं तो इसे मासूमा की फ़िक्र थी। दादी जान आप भी बैठ कर नाश्ता करें, दादा जान को अगर कुछ चाहिए होगा तो दे दीजिएगा, और आप दोनों भी प्लीज़ जिसे जो चाहिए होगा वो खुद ले लेगा। बाजिल की भारी आवाज़ डाइनिंग हॉल में गूंजी। आखिर में इसने शीरीन साहिबा और चची को देखते हुए कहा तो सब इसकी जानिब मुतवज्जा हुए, मासिवाए दादा जान के, क्योंकि वो बज़ाहिर मसरूफ़ से नाश्ता कर रहे थे। दादी जान ने इन्हें मुतवज्जा ना पाकर फिर से बाजिल को परेशान निगाहों से देखा तो इसने मासूमा के साथ वाली कुर्सी की जानिब इशारा किया। दादा जान का कोई रद्द अमल ना पाकर नचार इन्हें बैठना पड़ा। दादी जान के बाद शीरीन साहिबा और चची भी इनके साथ कुर्सियों पर विराजमान हो गई, मगर वहाँ मौजूद माजिद साहब और आबिद साहब को ये कार्रवाई कुछ खास पसंद ना आई कि मासूमा के बाद अब बाकी औरतें भी इनके बराबर में बैठेंगी, मगर हैरत इन सबको दादा जान के सामने सारे मामले में लाताल्लुकी ज़ाहिर करने पर हो रही थी, जबकि बाजिल ने बेसाख्ता मासूमा की जानिब निगाहें की जो प्लेट पर झुकी तिरछी निगाहों से सबको देख रही थी। आज तुम्हारे बाइस सब बदलने की शुरुआत हो गई जाना। बाजिल ने थोड़ा मासूमा की सिमत खिसक कर इसके कान में सरगोशी की और इसके लिए गिलास में जूस डालकर इसके हाथ में थमाया। इस बात का मतलब, क्योंकि अगर आप पहले भी ये करते तो आपकी बात कौन सा दादा जान ने टालनी थी, फिर मेरे बाइस क्यों? मासूमा ने भी नासमझी से धीमी आवाज़ में निगाहें प्लेट पर जमाए बाजिल से पूछा, जबकि इस नई तब्दीली के बाइस सभी अपनी अपनी सोचों में गुम प्लेटों पर झुके हुए थे। तभी मासूमा किसी को भी अपनी जानिब मुतवज्जा ना पाकर अपनी शर्म भूल चुकी थी। इसके पीछे एक कहानी है जाना, वो आहिस्ते से कहता हुआ चाय का कप लबों से लगा गया, जबकि मासूमा ने सवालिया अंदाज में अप्रोच किया, फिर कभी बताऊंगा, अभी चलो तुम्हें देर हो रही है। वो धीमी आवाज़ में कहता चाय पीने लगा, जबकि इसकी बात पर मासूमा ने सर इस बात में हिलाने पर इत्तेफाक किया। यूनिवर्सिटी के आगे गाड़ी रोककर मासूमा को मुस्कुराकर गेट के अंदर ज़्यादा देख रहा था। जब वो अंदर चली गई तो बाजिल के मुस्कुराते लब सुकड़ गए और चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती दराई। स्टीयरिंग पर दोनों हाथों की गिरफ्त सख्त हुई थी। कल की बातें इसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी। कल पूरा दिन इससे अपनी फैमिली के साथ गुजारा था, मगर वो बाकी मसलों को कैसे पसे पुश डाल सकता था। बहुत सी बातें इसके दिमाग में चल रही थी, जिनमें सर फहरिस्त वो चाय वाला मामला था जिसे वो बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकता था। परसों से साइलेंट मोड पर लगा मोबाइल जेब से निकाल कर देखने लगा, जहाँ बेतहाशा मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल्स और नोटिफिकेशंस थे। वो एक एक करके सारे पढ़ने लगा। रिमशा के काफ़ी टेक्स्ट थे, इससे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बासित और विशाल के भी टेक्स्ट थे, मगर एक नोटिफिकेशन पर बाजिल ठटक गया। इससे मासूमा के मोबाइल में चिप और ट्रेसर फिट की हुई थी, जो कि इसके अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट थी। इस नोटिफिकेशन में लिखा था कि किसी ने मासूमा के मोबाइल को हैक किया है, जबकि इस इंकशाफ पर बाजिल के माथे पर शिकन उभरी, क्योंकि मासूमा का मोबाइल इसके खुद और बाशित या रिमशा के अलावा कोई और हैक नहीं कर सकता था। फिर आखिर कौन हो सकता था? जब इसने ये चेक किया कि किसने हैक किया है तो रिमशा का नाम आया था। एक लम्हे से पहले बाजिल ने गाड़ी स्टार्ट की और अपने ऑफिस की बिल्डिंग की तरफ दौड़ा दी। तेज़ तेज़ कदम उठाता वो ऑफिस में दाखिल हुआ। हाल में इस वक्त रिमशा, हमाद और साहिर अपने अपने लैपटॉप पर जुए काम में मसरूफ़ थे। बाजिल को हाल में दाखिल होते देखकर तीनों ने फ़ौरन अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए और सलाम किया। रिमशा, तुमने मासूमा का मोबाइल हैक क्यों किया? सपाट अंदाज में सलाम का जवाब देता वो रिमशा के सामने पहुंचकर सर्द अंदाज में पूछने लगा, जबकि रिमशा इसके सख्त अंदाज पर सहम गई। वो बॉस, मैंने आपको मैसेज भी इसलिए कर रही थी, इसी बारे में बताना था आपको। वो अपनी घबराहट पर काबू पाती जल्दी से बोली, क्या बताना था? इसकी बात मुकम्मल होने पर फ़ौरन पूछने लगा वो बॉस, मैम के मोबाइल पर किसी अननोन पर्सन से मैसेज आए थे परसों। आई थिंक आपने ईमेल चेक नहीं की थी कल तक, तो इसलिए आप बासित ने आपको मसरूफ़ समझकर वो ईमेल चेक किया। आपने कहा था अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो मैं या बासित मैम के मोबाइल को हैक कर सकते हैं, इसीलिए हमने पहले आपको कॉल भी की, मैसेजेस भी, बट आपका रिस्पांस नहीं आया। तो बासित ने मुझे कहा चेक करूँ हैक करके, बट सर वो बाजिल के तने हुए चेहरे को देखकर रिमशा अपने माथे पर आया पसीना साफ करके जल्दी जल्दी सारी तफसील बता रही थी। जब आखिरी बात में करते हुए
चुप हो गई। हाँ तो फिर क्या हुआ? किया हैक पता चला कि उसके मैसेजेस थे। रिमशा की बातें सुनकर इसे बखूबी अंदाज़ा हो गया कि एक दिन की छुट्टी से काफ़ी महंगी पड़ गई है। बरसर डाटा डिलीट कर दिया गया है और आपकी परमिशन के बगैर हम इसे रिकवर नहीं कर सकते, इसलिए कल से मुसलसल मैसेजेस कर रहे थे हम लोग आपको। रिमशा ने जल्दी से अपनी बात मुकम्मल की और बाजिल के सपाट चेहरे को देखने लगी। आई होप सर के सब ठीक हो। बाजिल को पुरसोच अंदाज में अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता देखकर धीमी आवाज़ में पूछने लगी, बासित कहाँ है? इसने रिमशा को देखते हुए पूछा। अभी इसने बासित का पूछा ही था कि बासित विशाल के साथ हाल में दाखिल हुआ और बासित को देखकर दोनों ने सलाम किया। बासित 5 मिनट के अंदर मासूमा के मोबाइल का डाटा रिकवर करो। हरी अब इन दोनों को सलाम का जवाब देता वो फ़ौरन बासित से मुखातिब हुआ। ओके। बासित का हुक्म सुनते ही बासित ने अपने हाथ में थामे बैग से लैपटॉप निकाला और अपनी मेज़ की कुर्सी की जानिब बढ़ा, जबकि बासित समेत सबका ध्यान बासित के लैपटॉप की जानिब था। हो गया ठीक 5 मिनट बाद बासित ने पास खड़े बाजिल का मुतल्ला किया और ओपन इट। बाजिल ने स्क्रीन पर निगाहें मरकूज़ करते हुए कहा। अगला हुक्म जारी किया, मगर जैसे ही बासित ने क्लिक किया सामने एक तहरीर और तस्वीर देखकर सबकी आंखें हैरत से फैल गईं और फिर बासित समेत सब ने अपना सर और निगाहें झुका लीं, जबकि बाजिल हनूज स्क्रीन को तके जा रहा था। इसके माथे पर बलों में इजाफा हुआ था। इसने जब्त करते हुए जबड़े सख्ती से भींच दिए। ये क्या बकवास है? वो धाड़ उठा कि इसकी आवाज़ पूरे हाल में गूंजी थी। किसने भेजा है ये? वो बासित को अपनी सुर्ख आंखों से देखता हुआ घुराया। इस नंबर से इसके ख़तरनाक तेवर देखकर बासित ने फ़ौरन क्लिक करके नंबर सामने किया। साहिर 10 मिनट में पता करो ये किसका नंबर है। अब वो कुछ फासले पर खड़े साहिर से मुखातिब हुआ। वो ओके करता फ़ौरन अपने काम पर लग गया। बास ये किसी उरूज नामी लड़की का नंबर है। 10 मिनट के अंदर ही साहिर ने इसे मुतल्ला किया तो बाजिल ने अपने मोबाइल से निगाहें हटाकर इसे देखा। एड्रेस निकालो, इस तस्वीर दिखाओ मुझे इसकी। बाजिल का अगला हुक्म सुनते ही साहिर ने लैपटॉप की स्क्रीन इसके सामने की और स्क्रीन पर मौजूद लड़की वही थी जो तस्वीर में इस होटल में बाजिल से टकराई थी। आहिस्ता आहिस्ता बाजिल को सारी बातें समझ आ रही थी। चाय पीने के बाद सर चकराना और नींद आना, इस लड़की का टकराना, इसके करीब आना, मासूमा का अचानक इस हद तक बदगुमान होना के बाद रिश्ता ख़त्म करने तक पहुंच गई। मासूमा के बेएतबारी ये कुछ भी इत्तफाक नहीं था बल्कि साजिश थी। हमाद 1 घंटा, ओनली 1 आवर, मुझे ये लड़की जहाँ चाहिए। वो करख्त अंदाज में कहता अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गया, जबकि रिमशा ने आंखों से बासित को इशारा किया। शेख वाली खबर कैसे बताया अब्बास को? जबकि बासित ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। इसकी लापरवाही पर रिमशा दांत पीस कर रह गई।